हेलो एवरीवन। आज से हम क्लास नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा ऑलरेडी लॉ सीरीज स्टार्ट है। क्लास नंबर 1 मैंने ऑलरेडी अपलोडेड कर रखा है। इस क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ प्रीवियस क्लास का कुछ डिस्कशन करूंगा। इससे क्या होगा, हमारा लिंकेज बना रहेगा चैप्टर के साथ कि हम कुछ भूलेंगे नहीं और हम क्यूमुलेटिव कोशिश करेंगे कि सेक्शन को रिवाइज कर सके जो मैंने पीछे पढ़ रखा है। तो ऐसे क्या होगा ना सर, एक लिंकेज बना रहेगा कि हमने ये स्टार्ट किया और एक साथ में हम क्यूमुलेटिव चैप्टर के साथ जब भी चैप्टर मान लो ये 3-4 वीडियोस का होगा तो हम हर एक वीडियो में पीछे का रिवाइज करते चलेंगे। ठीक है, चलो सर आज स्टार्ट करते हैं आज की क्लास हम। ठीक है सर, आज हम हमारा मेन टारगेट क्या रहेगा सर? आज हमारा मेन टारगेट रहेगा सेक्शन 381 से 386 खत्म करना। आराम से करेंगे सर। अप्रॉक्स ये 6 सेक्शन आज हम उठा रहे हैं। इजी सेक्शन है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेंगे। दिमाग लगाने सेक्शन क्या था सर, वो कल वाले थे। चलो सर कल का रिवीजन स्टार्ट करते हैं, थोड़ा ज़्यादा नहीं, 2-3 मिनट लेकर कल का रिवाइज कर लेते हैं। सर हमने कल पढ़ा था सेक्शन 242, दैट इज़ फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन। सर फॉरेन कंपनी क्या होती है सर? एनी कंपनी विच इज़ इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, जो बाहर इंडिया के बनी हो। क्या सर ये बाहर इंडिया की बनती है और फॉरेन कंपनी होती है? नहीं सर, हैविंग प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। ठीक है सर। और सर, और डूइंग बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया, मतलब तीनों साथ में होती है तब ये क्या होती है सर? तब तीनों साथ में तब ये होती है फॉरेन कंपनी। तो हमने ये जाना था। हम कल की क्लास में क्वेश्चंस डील करेंगे। इससे क्या होगा सर, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा हमारा। हर वो क्वेश्चन लगाएंगे स्टडी मैट के। और अभी इंपॉर्टेंट क्या है, हमें स्टडी मैट कवर करना। हमें स्टडी मैट के क्वेश्चंस लगा के चलेंगे। स्टडी मैट अच्छे खासे क्वेश्चन दे रखे हैं, 6-7 क्वेश्चन टेस्ट नॉलेज में है। कुछ एग्जाम्पल से डिस्कस करेंगे। अप्रोक्स अगर हर चैप्टर में हम 8 से 9 क्वेश्चन डिस्कस करते चलेंगे तो टोटल मिला के हमारे पास 140 to 150 क्वेश्चन हम कर लेंगे चैप्टर के हर वीडियोज के लास्ट में, टोटल जब कंप्लीट हो जाएगा तो। ठीक है सर। सर मैं और क्या जाना था सर? सर हैविंग प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया वो इटसेल्फ करना चाहिए? नहीं सर, वो थ्रू बाई एजेंट भी करा सकता है और बाई इलेक्ट्रॉनिक मोड भी करा सकता है। सर क्लाउड लॉट के पे हो सकता है या एजेंट अपॉइंट करके वो बिजनेस वहाँ चला रहा हो। ठीक है, बिजनेस एक्टिविटी कर रहा हो। ठीक है सर। और क्या पढ़ा था हमने? हमने 379 पढ़ा था। इसमें कुछ नहीं था सर, इसमें था कि फॉरेन कंपनी पे इस चैप्टर के कौन कौन से एक्ट लगने वाले हैं, तो हमने जाना था, वो लिखा था। सर ये देखना, एक बार बताऊंगा, ये 379 ना बस एक मजाक करता है। आगे जब हम पढ़ेंगे ना तो फॉरेन कंपनी में इस चैप्टर के तो एक्ट लगेंगे और भी चैप्टर्स के और वो सेक्शंस लगने वाले जो फॉरेन कंपनी पे एप्लीकेबल होंगे। तो ये सेक्शन बस इतना जानना है, जो जो सेक्शंस पे लगने वाले वो मैंने कल लिखवाया था। बट इस सेक्शन में एक इंपॉर्टेंट क्या था सर? इस सेक्शन में इंपॉर्टेंट था 50% अगर पेड अप शेयर कैपिटल बाई वे ऑफ इक्विटी या बाई वे ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आइदर होल्ड बाई इंडियन सिटीजन or Indian body corporate or in any combination, either by body corporate or Indian citizen in any combination, 25-25, 30-25, ठीक है, 40-20, कुछ भी रेशियो में क्या करें, इंडियन वाले होल्ड करें। इंडिया वाले अगर होल्ड कर रहे हैं ना तो बस नाम की फॉरेन कंपनी है, कहलाएगी वो डीम्ड इंडियन कंपनी। मतलब उसमें फॉरेन कंपनी के एक्ट नहीं, सारे एक्ट लगने वाले हैं इस चैप्टर के, इस कंपनीज एक्ट के। ये हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, एग्जाम्पल भी डिस्कस किया था। ठीक है सर। सर 380 में हमने जाना था क्या, तो वो फॉरेन कंपनी जो इंडिया में आती है ना सर, वो जो फॉरेन कंपनी इंडिया में आती है उसको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स शेयर करने होते हैं सर? सर डॉक्यूमेंट बोले तो क्या क्या शेयर करने पड़ते हैं हमें। ठीक है, तो हमने वहाँ देखा था कि उसका एमओए एओए प्रिंसिपल चार्टर ऑफ बिजनेस होता है सर। और क्या था सर? उसका डायरेक्टर डिटेल्स थी, उसका मतलब सिंपल डायरेक्टर की केवाईसी, नेम, एड्रेस, फ़ोन, ईमेल, फैमिली मेम्बर, टेलीफोन नंबर के दिन है तो वो। फिर डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई तो नहीं है ये बताना पड़ता है सर। और भी क्या थे? प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, कहाँ कहाँ उसके इंडिया में प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है सर। और क्या थे सर? हमने जाना था कि क्या ओपनिंग क्लोजिंग बताना था हमें, पहले कभी क्लोजिंग बिजनेस किया तो क्यों किया, उसकी डिटेल्स देनी होती थी। तो हमने यहाँ 5-6 डॉक्यूमेंट्स देखे थे सर। और हमने क्या जाना था, हमने एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ये जाना था कि यहाँ पे हमें ना आरओसी को सबमिट करना पड़ता है सारे डॉक्यूमेंट्स। कब सर? आने के बाद, आने से पहले नहीं, आने के बाद, विद इन 30 डेज। तो ये सब याद रखना। मैं देखना, मैं आपके साथ केस स्टडी डाइजेस्ट के कुछ एमसीक्यू करूंगा, सिंपल यही सब एमसीक्यू पूछेंगे आप पे, मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, ये करना होता था सर। कहाँ, किस आरओसी? न्यू दिल्ली आरओसी को। क्या करना है, हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट करें जो 380 वाले डॉक्यूमेंट्स पड़े थे। सिंपल सेक्शन देखो, इस सेक्शन देखो, इस सब चैप्टर में ना लॉ में याद रखना हमें थोड़ा तो है ना सर अपना एनालिसिस करना पड़ेगा सर। अगर आप खुद से डायरेक्ट पढ़ना चालू करोगे ना तो बस हो गया, काम खत्म है। फिर तो आप डायरेक्ट पढ़ते रहोगे, एग्जामिनेशन मई नवंबर चलते रहेगा। तो हम हर चीज़ नहीं उठा के पढ़ सकते लॉ का, बट हाँ नॉलेज पूरा रखेंगे। और सर क्या है, हमने ये देखा न्यू दिल्ली सबमिट करना पड़ता है, आरओसी सबमिट करना पड़ता है। अगर वो कंपनी उर्दू में मान लो उस कंपनी का डॉक्यूमेंट्स उर्दू में लिखा है, या मान लो जर्मन लैंग्वेज लिखा है, या मान लो चाइनीज लैंग्वेज लिखा हुआ है, तो वो तो कंपनी अपना जिस कहाँ पे इंकॉर्पोरेटेड वो अपना एमओए उस लैंग्वेज में देगी आरओसी को। अब इंडियन आरओसी को भाई क्या जापानीज क्या चाइनीज समझ आएगा, तो हमें ना ट्रांसलेट करना होता है उसको, ट्रांसलेट इनटू
इंग्लिश लैंग्वेज में। ये हमने कल जाना था कि हमें क्या करना होता है, ट्रांसलेट करना होता है, कैसे इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना पड़ता है। ये सब थी सर कल की बात थी। चलो कल की बात पुरानी, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सर। आज स्टार्ट करने वाले हैं हम सेक्शन 381। 380 तक हमने कर लिया। देखो कंपनीज एक्ट कुछ नहीं है, आराम से एक एक सेक्शन उठा के पढ़ना है। अगर 4-4 सेक्शन भी रोज करते हैं ना सर, मान लो 50 डेज में हमारा 200 सेक्शन कंप्लीट हो रहे हैं, और 4 सेक्शन नहीं, आज हम 6 कर रहे हैं, तो हमारा एवरेज सही चल रहा है। 6 कल 3-4 हमने किया, तो मतलब 4-5 सेक्शन रोज उठा के हम अगर कवर कर रहे हैं 1 घंटा में, तो बहुत सही है। विद डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं और समझ रहे हैं, रट नहीं रहे, रीडिंग नहीं लगा रहे हैं। तो ये समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रीडिंग आप एक बार लगाओगे, चाहे कोई भी हो ना, स्टूडेंट हो सीए फाइनल का, वो एक बार तो रीडिंग करते ही करता है। जब उसका रीडिंग करेगा ना, यहाँ पे पूरा क्लियर होगा उसको सर, पूरा क्लियर, जब का कंसेप्ट क्लियर होगा तो। ठीक है सर। सर 381 सेक्शन 381 बोलता क्या सर, पहले ये देखो। देखो किसी चीज़ को पढ़ने से पहले लॉ में हमें पता करना है ये सेक्शन किस चीज़ की रिगार्डिंग बात, इसकी हेडिंग क्या है सर। तो सर इसकी हेडिंग लिखो सर, अकाउंट्स ऑफ फॉरेन कंपनी। सर मतलब अकाउंट्स मतलब वो 12th वाला शेयर कैपिटल, वो अकाउंट्स बनाना पड़ेगा कि 12 वाले पार्टनरशिप बनानी पड़ेगी कंपनी को। सर यहाँ पे अकाउंट्स मतलब होता है इन फाइनेंशियल टर्म। आप एक बात बताओ, चलो इसको थोड़ा देर के लिए साइड रखो। आप एक नॉर्मल सोचो, किसी कंपनी का अकाउंट्स क्या क्या होता है, किसी इंडियन कंपनी का अकाउंट्स क्या क्या होता है, अकाउंट्स में क्या क्या आते हैं, किसी कंपनी को हम सबमिट करते हैं, बिजनेस अकाउंट बनाते हैं, उसके अकाउंट में क्या क्या आते हैं सर। नॉर्मली यही समझना, हमें ये देखो सेक्शन यही बोल रहा है। अब देखो कंपनी फॉरेन कंपनी नहीं, हमने ये पढ़ा। कौन कंपनी फॉरेन कंपनी होती है, हमने ये पढ़ा। हमने सीएटी में जाना कौन कौन डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करने हैं आफ्टर कमिंग इंडिया, कौन कौन डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करें विद इन 30 डेज। अब सर ये बोलना है ना, अब सबमिट किया ना, तो हमें ना एक कंपनी साइड ये बोलता है कि मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग हमें कैसे पता चलेगा किसी कंपनी पे, मान लो कोई कंपनी बाहर की आ रही है, कितना लूट मचा रखा है, उसकी हमें मॉनिटरिंग करनी है कि कंपनी क्या क्या गुल खिला रही है इंडिया में। तो वो सब तो डॉक्यूमेंट्स थे। डॉक्यूमेंट्स में मैंने कहीं बोला कि P&L, बैलेंस शीट, वो सब तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, एमओए एओए। बट हमें पता चलेगा, मान लो ये अल हबीबी थी कल वाली, वो इंडिया में आई, इंडिया में उसने कितना लूट मचाया, तो कैसे पता चलेगा, हम कैसे पता चलते हैं भाई किसी की इनकम कितनी है, हमें कैसे पता चला। मुझसे बोलते हैं भाई तुमने आईटीआर दिखाओ, या कंपनीज के में कैसे, कंपनी की कितनी प्रॉफिट, हमें क्या बोलते हैं अपनी बैलेंस शीट, P&L दिखाओ। तो सेम यहाँ पे यही है। ये जो फॉरेन कंपनी है ना, अब हम धीरे धीरे अंदर घुस रहे हैं सर सेक्शन पे। अब हम पढ़ ले कि ये फॉरेन कंपनी इंडिया में आ चुकी है, ऑलरेडी बिजनेस रन कर रही है। अब हम इसको बोल रहे कि सर फॉरेन कंपनी, अब एक है ना, तुम अपनी है ना फाइनेंशियल अकाउंट्स दिखाओ। फाइनेंशियल अकाउंट्स में सर क्या क्या करते हैं, फाइनेंशियल अकाउंट में हमारा आता है सर बैलेंस शीट, ठीक है, और सर P&L, और सर नोट्स टू अकाउंट। ये कि बैलेंस शीट का ही पार्ट होता है, लेकिन नोट्स टू अकाउंट बता रहा हूँ, ठीक है। तो हम ये फॉरेन कंपनी बोलते हैं भाई अब तुम इंडिया में आ चुके हो, तुमने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए, अब तुमने क्या लूट मचाया है ना, हमें यहाँ से बताओ। हमें यहाँ से पता चलेगा कि भाई इनका विजन मिशन क्या है। मतलब ये कंपनी अभी भी इंडिया में आके ना 100 करोड़ लेके जा रही है, इंडिया से कमा के जा रही है, तो हमें तो पता चलेगी कंपनी में कर क्या रहा है, कंपनी का P&L क्या, कितना लेके जा रही है कंपनी यहाँ से। तो इसलिए हम बोलते हैं फॉरेन कंपनी अपने अकाउंट सबमिट करो, अकाउंट सबमिट करो, बैलेंस शीट। अब ये याद रखना है हमें, अकाउंट्स में क्या क्या, ये अकाउंट्स में क्या क्या, तो बैलेंस शीट, P&L, नोट्स टू अकाउंट, ठीक है सर। क्या क्या सर, बैलेंस शीट, P&L से हमें क्या पता चलेगा सर, प्रॉफिट कितने हैं। बैलेंस शीट से क्या पता चलेगा, उसके क्रेडिटर्स कितने, कितने ट्रांसफर ऑफ फंड्स किए उसने, आगे हम पढ़ेंगे। तो ये हमारा सेक्शन का पार्ट है 381 सर। 381 ये बोलता है कि क्या क्या अकाउंट सबमिट करने हैं फॉरेन कंपनी को। तो हमने जाना सर बैलेंस शीट, P&L, नोट्स टू अकाउंट क्यों करने हैं, कितना लूट मचा रखा, मतलब कंट्रोलिंग, मॉनिटरिंग सर, मॉनिटरिंग के लिए, कंट्रोल करने के लिए। ऐसा तो नहीं है कि कहते नहीं है सर मतलब ज़्यादा ऐसा नहीं, इंडिया भेजा यहाँ पे लूट मचा रखा है, फ्रॉड मचा रखा है, तो फ्रॉड कैसे पता चलेगा। तो हम ये न्यूमेरिकल टर्म्स जानेंगे, फाइनेंशियल फिगर जानेंगे, तभी तो किसी कंपनी का फ्रॉड पता लगा सकते हैं कि वो कैसे खेल रही है इंडिया में। तो ये प्रोविजन क्या लिखा है, ये प्रोविजन सेक्शन में लिखा है, सेक्शन 381 में लिखा है कि हर कंपनी को, जो फॉरेन कंपनी है उसको क्या करना है, अपना बैलेंस शीट, P&L, नोट्स टू अकाउंट। वहां पे क्या था 380 में, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स से इंडिया में आते ही बिजनेस स्टार्ट किया, 30 दिन के अंदर करना है। अब ये है, अब ये फाइनेंशियल अकाउंट्स है, मतलब अकाउंट्स ऑफ फॉरेन कंपनी, बैलेंस शीट, P&L, नोट्स टू अकाउंट किसको सबमिट करना है सर। सर किसको सबमिट करना है, मेक आउट बैलेंस शीट सबमिट किसको करना है, P&L किसको सबमिट करना है। तो सर यहाँ भी वही है, सबमिट करना हमें किसको, ROC को। फॉरेन कंपनीज में, फॉरेन इस एक्ट चैप्टर में
सारे डॉक्यूमेंट्स हमें कहाँ सबमिट करना है, ROC, ठीक है। तो सेक्शन में कुछ नहीं लिखा है, सेक्शन में बस इतना ही लिखा है कि एवरी फॉरेन कंपनी मस्ट प्रिपेयर बैलेंस शीट, P&L, नोट्स टू अकाउंट एंड सबमिट टू ROC। क्या लिखा है सर, एवरी फॉरेन कंपनी मस्ट प्रिपेयर बैलेंस शीट, P&L, नोट्स टू अकाउंट एंड सबमिट टू ROC। सर अब देखो सर, इसमें एक लाइन है, क्या सर, मैं बता रहा हूँ, एवरी फॉरेन कंपनी, पहले मैं आपको बेस बताऊंगा इसमें है क्या, सेल इन एवरी कैलेंडर ईयर, ये इंपॉर्टेंट है सर। MCQ में 4 जगह 5 जगह आपको केस स्टडी है, जिसमें 2-3 जगह तुम दिखेगा फाइनेंशियल ईयर नहीं सर, कैलेंडर ईयर। मतलब हर फॉरेन कंपनी को सेल है, हर फॉरेन कंपनी को कैलेंडर ईयर में क्या करना है, मेकआउट करना है, क्या सर, बैलेंस शीट, P&L, नोट्स टू अकाउंट। सर ये लिखते जाना, मैं वो नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, बस समझते आना, ठीक है। तो एवरी कंपनी सेल इन एवरी कैलेंडर ईयर, मतलब सर, और क्या सर, एवरी कैलेंडर मेकआउट मतलब बनाना है, अभी बनाना है, मेकआउट कर रहे हैं, ठीक है सर। कैलेंडर ईयर मतलब सर, मान लो कोई कंपनी 1 जनवरी को आई, तो सर उसको है ना अपने फुल कैलेंडर सर क्या होता है सर, सिंपल 1 जनवरी से लेके या 31 दिसंबर, इस कैलेंडर ईयर में क्या होता है, ये कंपनी मान लो 1 जनवरी को इनकॉर्पोरेट हुई, तो इस कैलेंडर ईयर में, मतलब एक कैलेंडर ईयर में कंपनी को क्या करना है, अपनी बैलेंस शीट, P&L, नोट्स टू अकाउंट बनानी है, और क्या करना है सर, उसको सबमिट करना है। सर फाइनेंशियल ईयर नहीं बोला सर कि 31 मार्च से लेके 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च, नहीं सर, इन एवरी कैलेंडर ईयर सर। मतलब फाइनेंशियल मतलब सर, मान लो सर 1 अप्रैल को कोई कंपनी इंडिया में आई और उसने 31 मार्च तक इंडिया में रही, 31 मान लो 1 अप्रैल 2020, ठीक है, और 31 मार्च 2021। अब कंपनी ने क्या किया, 1 अप्रैल को आए और वो कंपनी फैब में अपनी बैलेंस शीट ट्रांसफर करी, नहीं सर, कैलेंडर ईयर मतलब 1 अप्रैल से लेके 31 दिसंबर तक, कैलेंडर ईयर सर, मतलब 1 जनवरी से 31 दिसंबर, बट कंपनी 1 अप्रैल को इंडिया में कॉर्पोरेट हुई, तो उस कैलेंडर ईयर में कंपनी को अपनी P&L, बैलेंस शीट, नोट्स टू अकाउंट सबमिट करनी है। अगर वो फैब में कर रही है तो गलत है, क्योंकि फैब में आ रही तो कैलेंडर ईयर खत्म हो जा रहा है सर। तो कैलेंडर ईयर के बाद में नहीं सर, कैलेंडर ईयर में ही, सेल इन कैलेंडर ईयर। अगर कंपनी फैब में आई, सपोज मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ क्लियर करने के लिए, इंपॉर्टेंट है सर। कंपनी मान लो फैब में आई, ठीक है, चलो कंपनी फैब में नहीं हटाओ, कंपनी मान लो जून में आई, जून 2020 में आई, ठीक है सर। फाइनेंशियल ईयर इसका क्या होगा सर, फाइनेंशियल होगा 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021। कंपनी ने क्या किया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट किया मान लो 28 फैब को, क्या ये सही किया कंपनी ने सर, नहीं सर, क्योंकि कैलेंडर ईयर हमारा क्या था सर, कैलेंडर ईयर हमारा था सर 2020, 1 जैन टू 31 दिसंबर। मतलब इस टाइम पीरियड के बीच में क्या करना, कंपनी को अपनी बैलेंस शीट, P&L, नोट्स टू अकाउंट सबमिट करनी थी। सबमिट टू होम सर, सबमिट टू ROC। तो सर सेक्शन में इतना ही लिखा गया, मैं इसलिए थोड़ा एग्जांपल लेके समझाया आपको, ये थोड़ा कंफ्यूजन होता है, क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ पे। तो कैलेंडर मतलब ये हुआ सर, अगर कंपनी ये फॉलो कर रही है ना तो ये गलत है। अगर वो फाइनेंशियल अकाउंट 28 फैब को सबमिट कर रही है तो ये तो कैलेंडर के बाहर चला गया, 31 दिसंबर के बाहर चला गया। तो 31 दिसंबर के बाहर गया सर तो गलत है, क्योंकि कंपनी को सेल मैंडेटरी सबमिट P&L इन एवरी कैलेंडर ईयर, एवरी कैलेंडर ईयर हमारा ये होता है। तो सर ये था, ठीक है सर। सर ये था सर सेक्शन 381 का पार्ट। अब कुछ बातें सर सुनो, अब कुछ बातें हैं ना सर रूल्स में लिखी गई है। देखो सेक्शन में जो बातें लिखी गई थी वो उतनी थी कि एवरी कंपनी सेल, एवरी फॉरेन कंपनी सेल इन एवरी कैलेंडर ईयर, मेक आउट बैलेंस शीट, P&L एंड ऑल्सो सबमिट टू होम ROC, ठीक है सर। सर रूल्स में क्या लिखा गया सर, सर रूल्स में क्या लिखा गया मैं ये बता रहा हूँ। सर रूल्स का नाम याद करना है, कर लो, बढ़िया है, नहीं भी करो तो एज पर रूल्स कंपनी एक्ट लिख के आ जाना, या प्रोविजन ये लिख के आना जो प्रोविजन है, कि रूल्स का नाम याद करना थोड़ा हार्ड होता है सर, सेक्शन तो याद होते ही नहीं है, रूल्स कहाँ से याद होंगे। तो मैं सही बता रहा हूँ, रूल्स का हार्ड नाम याद करना थोड़ा हार्ड है।
बट अगर याद हो जाए तो बढ़िया, नहीं याद हो तो आप अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ कंपनीज एक्ट लिख सकते हो, या अपना प्रोविजन चालू कर दो इस रूल में जो भी बातें हैं। अकॉर्डिंग टू द कंपनीज, ये रूल है, रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन कंपनीज रूल्स 2014। ठीक है, अब देखो सर, प्रोविजन की बात हमने देख ली कि प्रिपेयर बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस सबमिट टू आरओसी इन एवरी कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर, मैं वर्ड पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, कैलेंडर ईयर। अब सर रूल्स में कुछ बातें लिखी गई है। रूल्स यही है, अकॉर्डिंग टू कंपनीज रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन कंपनी रूल 2014। सर क्या बातें लिखी गई है सर रूल्स में? सर रूल्स में क्या बातें लिखी गई है, देखो सर, ये क्या थी सर हमारी कंपनी, कल एग्जाम्पल लिखी चलेंगे, अल हबीबी थी, दुबई वाली। ठीक है सर, इसका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस मान लो दिल्ली में था। सर रूल्स में क्या लिखा गया सुनो सर, ये जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है ना, जहां पे बिजनेस ऑपरेशन स्टार्ट है, बिजनेस ऑपरेशन ऑलरेडी स्टार्टेड। सर ये जो बिजनेस कॉम्बिनेशन है स्टार्ट है ना, ये कौन सी सर, क्या ये वाली? नहीं सर, ये वाली जो इंडिया में चल रही है। तो सर रूल्स में ये लिखा गया है, एवरी कंपनी शैल प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ इट्स इंडियन बिजनेस ऑपरेशन। कहाँ की सर? इंडियन। इंडियन की बिजनेस ऑपरेशन जो चल रही है ना, मान लो ये दिल्ली है या मुंबई है, तो जो भी इंडियन की बिजनेस ऑपरेशन है, इंडियन की बिजनेस ऑपरेशन, उसको क्या करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करने हैं। और वो कैसे बने होने चाहिए सर, ये इंपॉर्टेंट है सर, याद रखना इंडियन वाले, ये इंडियन की बात कर रहे हैं। इसमें लाइन क्या लिखा है मैं लिखवाऊंगा सर, वो होना चाहिए एज पर शेड्यूल 3। क्या सर ये वाले शेड्यूल 3 के हिसाब से होना चाहिए? नहीं, फॉरेन नहीं सर, जो भी फॉरेन कंपनी का ना इंडियन बिजनेस ऑपरेशन है, इंडियन बिजनेस, इस वर्ड है ना इंडियन बिजनेस ऑपरेशन। इंडियन बिजनेस ऑपरेशन सर है ना, उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ इस इंडियन बिजनेस ऑपरेशन एज इज ऑपरेशन अकॉर्डिंग विथ एज पर शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 के हिसाब से हमारा क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बननी चाहिए, जैसे बैलेंस शीट, P&L क्या होना चाहिए, एज पर शेड्यूल 3 के हिसाब से बननी चाहिए। तो ये सर किस कंपनी के लिए, जो इंडियन ऑपरेशन है उनके लिए बोला गया शेड्यूल 3 फॉलो करने के लिए। क्या सर फॉरेन कंपनी शेड्यूल 3 फॉलो करेगी? नहीं सर, इंडियन ऑपरेशन, याद रखना सर, इंडियन ऑपरेशन। ये कहाँ लिखी गई सर ये बातें? रूल्स में लिखी गई। आपके पास नोट्स प्रॉपर आ जाएंगे, आप टेंशन मत लेना, बस समझते जाओ कि किसके लिए शेड्यूल 3 बोला गया। ये ऑब्जेक्टिव का पॉइंट है, ये डायरेक्ट थ्योरी नहीं पूछ सकता है, थ्योरी में 1-2 नंबर का लगा दें तो वो इंडियन, ये पूछेगा क्या फॉरेन ऑपरेशन को अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर शेड्यूल 3 बनाना है? नहीं, इंडियन ऑपरेशन को अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर शेड्यूल 3 बनाना है। ठीक है सर। सर और क्या बात है रूल में लिखी गई सर? सर इट रूल्स में ही चल रहा है सर, इट ऑल्सो इंक्लूड्स documents that are required to be annexed should be in accordance with chapter 9, that is accounts of companies। सर ये क्या है सर, क्या लिखवा है सर हमने? डॉक्यूमेंट्स दैट आर रिक्वायर्ड टू बी एनेक्स्ड शुड बी इन अकॉर्डेंस विद चैप्टर 9 अकाउंट्स कंपनी। सर क्या बता रहे हो सर ये? सर देखो रूल्स की बातें हैं, अगर एग्जामिनेशन में है ना एज पर रूल्स बताओ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अकाउंट सबमिट करना है, तो आप लिख क्या होगा सर? एक तो इंडियन ऑपरेशन के सारे अकाउंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर शेड्यूल 3 बने होने चाहिए। और क्या इंक्लूड होना चाहिए? डॉक्यूमेंट्स दो डैट एनेक्स करो, जो तुम सबमिट करने वाले हो आरओसी को, ये रूल्स की बातें लिखी गई है। शुड बी इन अकॉर्डेंस विद चैप्टर 9 ऑफ अकाउंट्स अकाउंट। सर चैप्टर 9 अकाउंट्स अकाउंटिंग सर क्या क्या था सर? सर यहाँ पे याद रखना सेक्शन 128 129 वाली बातें सब है। सर ये याद करना है सर, 128 तो इंटर में पढ़े थे हमने। नहीं याद नहीं करना है,
बट आपको याद होना चाहिए, आपको इतना नॉलेज होना चाहिए कि हमें और क्या सबमिट करना है। एग्जामिनेशन से 128 129 नहीं पूछ सकता है, भले पूछ दे कभी, बट चांसेस नहीं है नहीं पूछेगा। बट हमें ये याद होना चाहिए कि हमें वो सब डॉक्यूमेंट्स भी एनेक्स करने हैं जो इन अकॉर्डेंस विद चैप्टर 9 लिखा गया है, जस्ट फॉर अकाउंट ऑफ कंपनीज में सेक्शन 128 129। सर इसमें क्या था सर? इसमें यह था कि हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर शो ट्रू एंड फेयर व्यू में शो कर रहा है सर। और क्या था सर? हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो रजिस्टर ऑफिस पे रखा गया है सर। और क्या था सर? हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को 8 ईयर तक मेंटेन कर रहे हैं सर। और क्या था सर? हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर अकॉर्डिंग विद एएस या एएस फॉलो करके बना रहे हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का फॉलो कर रहे हैं। तो ये सब बातें ये सब सेक्शन में लिखी गई है सर। ये याद करनी पड़ेगी? नहीं, याद नहीं करनी है, बस इस पर नॉलेज बता रहा हूँ कि सेक्शन में क्या क्या सब था। और भी बहुत सारे बातें हैं, तो ये पूछेगा नहीं इंस्टीट्यूट आपसे इस चैप्टर में। इसमें आपसे यही जानेगा रूल में कि आपको रूल्स का नॉलेज है या नहीं है। तो हमने रूल्स में 2 चीज़ पढ़ा सर। रूल्स में क्या पढ़ा सर? हमने ये जाना कि डॉक्यूमेंट्स एनेक्स करने हैं इन अकॉर्डिंग विद चैप्टर 9 वाले भी डॉक्यूमेंट्स, अकाउंट्स ऑफ कंपनीज वाले भी डॉक्यूमेंट्स एनेक्स करने हैं, अगर रूल्स की बातें कर रहे थे सर। और क्या पढ़ा हमने? हमने बोला कि शेड्यूल 3 फॉलो करना है। किसके लिए सर शेड्यूल 3? ओनली फॉर इंडियन बिजनेस ऑपरेशन। फॉरेन बिजनेस ऑपरेशन सर शेड्यूल 3 नहीं सर, इंडियन बिजनेस ऑपरेशन के लिए शेड्यूल 3 फॉलो करना है। डन सर, ठीक है सर। 128 129 यही लिखा गया, चैप्टर 9 ऑफ कंपनीज एक्ट का 128 129 और भी सेक्शन है। इसमें यही लिखा गया कि हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू शो कर रहा हो, हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक रजिस्टर ऑफिस में मेंटेन हो, जो भी मेंटेन होता है वो रजिस्टर ऑफिस में प्लेस होता है। हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट 8 साल तक डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करते हैं। हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकॉर्डिंग विद एएस बनाया, हमने कुछ गलती नहीं किया है। तो हमने बताया कि अकाउंट्स ऑफ कंपनी के हिसाब से हमने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, एनेक्स करने हैं। एनेक्स जैसे हमने याद है बैलेंस शीट या कोई भी सर्टिफिकेशन या बैलेंस शीट बनाते हैं हम एनेक्सर लगाते हैं, तो ये एनेक्सर के पार्ट में ही जाएगा ये सारा सिम। तो शेड्यूल 3 जाएगा, इसके पार्ट में ऑल्सो इंक्लूड्स, वो शेड्यूल 3 के साथ है ना, ये एनेक्सर पार्ट में जा रहा है सर। क्या क्या सर? अकाउंट्स ऑफ कंपनीज, जो भी डॉक्यूमेंट्स हमने वहाँ पे अकाउंट्स ऑफ कंपनीज में दिए थे ये सब बताना पड़ेगा। हाँ, हमारा ट्रू एंड फेयर व्यू है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारा प्रॉपर है, 8 ईयर मेंटेन करते हैं, हमारा रजिस्टर ऑफिस में मेंटेन है, एएस फॉलो करे। ये याद नहीं करना, बस नॉलेज चाहिए हमें, ये सभी एनेक्स करना होता है सर। और भी बातें रूल में लिखी गई है सर, ये सेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बस आज का याद रखना, ये सेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो लंबा जाएगा सेक्शन, बट इसके बाद सब छोटे छोटे हैं सर। और क्या बातें रूल में लिखी गई है? द डॉक्यूमेंट्स, आराम से पॉज लेके ना सोचो, लिंक करो किसी चीज़ को ना, लिंक करोगे ज़्यादा अच्छे से याद होगा। और उसको ना सोच के ना दिमाग में रिस्टोर करने का, और फिक्स कर लो उसको। बार बार समझ जाओगे जिस दिन ना, रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। एग्जाम में आप कभी बुक के लैंग्वेज लिख के गए हो? कभी कभी नहीं लिख के आओगे। पेपर मंगाना, एग्जाम में चेक करना, आपके बुक की लैंग्वेज होती नहीं होगी। तो अब जो समझ के लिख के आओगे ना, वही ज़्यादा फ्रूटफुल है सर। द डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू कॉपीज ऑफ लेटेस्ट कंसोलिडेशन कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, किसकी? ऑफ पेरेंट कंपनी। बताऊंगा सर, बताऊंगा। सर ये क्या है सर? देखो, ये थी क्यों सर? अला बीबी कहाँ की सर? दुबई। ठीक है, मान लो इसकी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया थी, और एक और इंडिया मान लो। एक था कहाँ सर? मुंबई। एक था सर दिल्ली। इसका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस यहाँ पे बिजनेस ऑपरेशन भी कर रही है, तो ये फॉरेन कंपनी बन रहा था। अब क्या था ना सर, यहाँ पे ये जो इंडिया वाली थी ना, ये इसकी क्या थी? सब्सी थी। ये भी क्या थी? इसकी सब्सिडरी थी। और इसका है ना, मान लो और भी किसी कंट्री में, फ्रांस में भी, फ्रांस में, जर्मन में, क्या है सर? सब्सिडी।
हाँ, तो देखो सर क्या बोल रहा है सर, द डॉक्यूमेंट्स, ये लॉ की लैंग्वेज है, आराम से सुनना, डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू कॉपीज ऑफ लेटेस्ट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लेटेस्ट मतलब आपने जो लास्ट में सबमिट किया है उसकी क्या सर, कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब किसकी, ऑफ पेरेंट फॉरेन कंपनी, इसकी कंसोलिडेट नहीं सर, इसकी सर, इसकी, ये जो पेरेंट फॉरेन कंपनी है ना, पेरेंट फॉरेन कंपनी, इसकी क्या करना है सर, इसकी सीएफएस सबमिट करना है सर, हाँ बट कॉपी सबमिट करना है सीएफएस का। और भी रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट्स की आपकी कहाँ कहाँ पे, जैसे ना इस पेरेंट कंपनी बताना पड़ेगी इसकी कंपोनेंट कहाँ कहाँ पे है, तो ये बोला द डॉक्यूमेंट्स, ना कि इसे बोला सीएफएस रिलेटिंग टू कॉपीज ऑफ लेटेस्ट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो सबमिट करनी ही है बट उसके रिगार्डिंग और भी डॉक्यूमेंट्स, जैसे को बताना पड़ेगा आपके कंपोनेंट यहाँ यहाँ आपको सर्टिफाई देना पड़ेगा, हाँ मेरे जो कंपोनेंट्स दिखाया मैंने वो प्रॉपर है, ऐसा तो नहीं है मैंने एक कंपोनेंट को दिखाया ही नहीं, ये दिल्ली वाला कंपोनेंट मैंने अपने सीएफएस में दिखाया ही नहीं, तो बताना पड़ेगा कि ये मेरा दिल्ली वाला कंपोनेंट भी है, ये मुंबई वाला कंपोनेंट्स भी हमारा सबसी है, ये फ्रांस वाला, तो कंप्लीटनेस भी शो करना पड़ेगा हमें। तो कौन बनाता है, ये पेरेंट कंपनी बना रहा है, क्या अभी बना रहा है, नहीं सर बना चुका है, एज सबमिटेड मतलब इसने ऑलरेडी सबमिट कर रखा है टू प्रिस्क्राइब अथॉरिटी इन द कंट्री। अब देखो सर, मान लो अल अबीबी में, दुबई में कोई और लॉ चलता है, कंपनी मान लो बैलेंस शीट किसी और लॉ से प्रिपेयर हो रही है, सीएफएस किसी और लॉ से प्रिपेयर हो रही है, और यहाँ पे ना कंपनी का एनएक्टमेंट किसी और लॉ के अंडर हुआ, कंपनी एक्ट नहीं हुआ, किसी और लॉ के अंदर कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, तो वहाँ पे ना जैसे हम अपने इंडिया में ना AOC 4 MDT 7 फाइल करते हैं, तो हमें बताना पड़ता है सीएफएस बताना पड़ता है, ये कंपनी भी क्या करती है अपने कंट्री में, उसने क्या किया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और पेरेंट कंपनी अपने कंट्री में ना सबमिट किया है, उस कंट्री में होगा कोई आरओसी या कुछ टाइप का होगा, वहां पे सबमिट किया जहां पे वो इनकॉर्पोरेट हुई है, क्या इसने सबमिट किया, नहीं सर हम इसकी बात कर रहे हैं अभी सिर्फ, ये ना रूल्स की बातें लिखी है, जो अल अबीबी जो इनकॉर्पोरेट हुई है ना बाहर, जिस भी लॉ लॉ के द्वारा किस भी इनेक्टमेंट के द्वारा इनकॉर्पोरेट हुई है, उसने अगर कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ पेरेंट कंपनी लेटेस्ट कंसोलिडेट, उसने कंसोलिडेट क्यों मांगा है कि हमें पता चल रहा है, तो इसने जो कंसोलिडेशन किया है इसमें अपने इसने सारी इंडियन कंपनी को दिखाया कि नहीं दिखाया, एज पर प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस सबसी दिखाया कि नहीं दिखाया, इसलिए हम बोलते हैं कि भाई तो अपनी है ना, चल सीएफएस लेके आ, सीएफएस दिखा कि तू, ऐसा तो नहीं है कि तेरी और भी कुछ प्रिंसिपल प्लेस है और तू अपने सीएफएस में दिखा रहा हो, हमें बताया ना, या मान ले तूने किसी अपने सीएफएस में किसी को पार्ट लिया ही ना, इसलिए हम बोलते हैं कि तुमने जो भी सबमिट किया ना अपने कंट्री में, मेरे को उसके डॉक्यूमेंट्स या कॉपीज दिखा दो कि तुमने सबमिट किए कि नहीं किए, किए तो क्या क्या किए है, तो किस कंट्री में, इस कंपनी के अल हबीबी में, ठीक है सर। ये यहाँ पे है ना रूल्स की बातें हुई, हमने रूल्स की बातें सर क्या क्या की अभी, हमने प्रोविजंस की बातें की है, हमने रूल्स की बातें की है सर। प्रोविजन में हमने क्या देखा सर प्रोविजन में दो चीज देखा, हमने देखा बैलेंस शीट, P&L, इंक्लूड्स नोट्स टू अकाउंट, किसको सर सबमिट करना है, हमें आरओसी को सबमिट करना है, ठीक है सर। सर कब सर मेंटेन करना, पहले तो मेंटेन करना फिर सबमिट करना है, मेंटेन कब करना है, इन एवरी कैलेंडर ईयर, हमने कैलेंडर ईयर डिफाइन भी किया है, समझा भी है कैलेंडर ईयर कैसे होता है, इन एवरी कैलेंडर ईयर, ठीक है सर। सर रूल्स में क्या क्या बातें लिखी गई थी सर हमने रूल्स में देखा, ऊपर मैं बता रहा हूँ पॉइंट्स बता रहा हूँ, हमने सीएफएस देखा ऑफ पेरेंट इंटिटी का, ऑफ फॉरेन कंपनी जो है फॉरेन कंपनी वाली, उसने अपने जैसे भी लॉ के द्वारा अपने सीएफएस सबमिट किया या नहीं किया, उसने सीएफएस में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स दिए, उस सारे डॉक्यूमेंट्स क्या करो, कॉपी सबमिट करो इंडियन आरओसी को। सर और क्या देखा सबने देखा कि इंडियन बिजनेस ऑपरेशन, सर बाहर वाले नहीं सर, इंडियन बिजनेस ऑपरेशन आपने जहां जहां फॉरेन कंपनी ने बना रखे है ना, क्या उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या सर, बैलेंस शीट, P&L, नोट्स, क्या एज पर शेड्यूल 3 बना है सर। और क्या देखा सर हमने देखा कि हमने चैप्टर 9 जैसे अकाउंट्स ऑफ कंपनी, उसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स दिए थे उस समय, क्या हमने वो एनेक्स किया है, उसमें क्या था सर, मैं बताना पड़ेगा, हमारे रजिस्टर ऑफिस में सब मेंटेन है, तो सिंपल लिखा गया था डॉक्यूमेंट्स दैट आर रिक्वायर्ड टू बी एनेक्स शुड बी इन अकॉर्डेंस विद चैप्टर 9 दैट इज अकाउंट्स ऑफ कंपनी। तो सर यहाँ पे रूल्स की बातें हुई। अब सर इस बार की एग्जामिनेशन में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था, इसी पे आया था, तो अब देखो जिस पे एग्जाम में क्वेश्चन में देखो मेरा मानना है कि इससे क्वेश्चन आया तो चांसेस में इसको रखना बी कैटेगरी, मैं कैटेगरी नहीं बोल रहा, मतलब थोड़ा कम रखना कि ऑलरेडी क्वेश्चन इसने ऐसा नहीं हिट किया बट पूछेगा अभी भी, ये सेक्शन बड़ा है सर, जैसे आप देख सकते हो रूल्स की बातें अच्छी खासी बोल रखी है इसने यहाँ पे। अब सर एक और रूल, लास्ट रूल है सर, हर नहीं,
सर इतनी बातें तो बोल दिया सेक्शन ने, सर कितना बड़ा सेक्शन है यार, सेक्शन तो छोटा सा था सर, ये रूल्स बड़ी थी, और रूल्स की बातें बस दिमाग में याद रखनी है सर हमें। सर और क्या बोला है सर इसने, सर इसने है ना एक चीज़ अच्छा खासा बोल दिया, क्या बोला मैं आपको बता रहा हूँ सर। अब ये भी रूल्स की बातें हैं, ये थोड़ा मेरे अंदाज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो रूल्स की बातें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जो ये रूल्स है। तो क्वेश्चन आया ना सर अकाउंट्स ऑफ फॉरेन कंपनी, तो सारा कुछ चेप के आना, सारा कुछ लिख के आना जो मैंने बताया, समझ में आपको जो आए। ये कीवर्ड्स है, आप ये लिखोगे ना CFS, लेटेस्ट CFS, ये कीवर्ड्स है सर, लेटेस्ट CFS लिखोगे सर, कीवर्ड्स। चैप्टर 9 ऑफ कंपनीज एक्ट, अकाउंट्स ऑफ कंपनीज, कीवर्ड है सर। नोट ऑफ बैलेंस शीट इन एवरी कैलेंडर ईयर, सर कीवर्ड्स है। तो आप लॉ की लैंग्वेज लिखने जाओगे ना सर, तो ठीक है लिखो थोड़ा सा, बट थोड़े तो सब आप कीवर्ड्स अपने हिसाब से ऐड करो। देखो रिटेन सर एग्जामिनेशन में मेरे को लगता है 20-30% रिटेन रहता है, तो उस 20-30% को ऐसा रिटेन करो जो आपके सारे कीवर्ड्स हो। ठीक है, हर कुछ आप पढ़ लो जाओ, आप 1000 पन्ना लेके आप लॉ का रीडिंग कर लो, सर आपको पता चल जाएगा कीवर्ड्स कितना मुश्किल होता है याद करना। तो वो कीवर्ड्स मैं आपको लिखवाते चल रहा हूँ, मैं बताते चल रहा हूँ क्या क्या कीवर्ड्स है, तो उसको आपको रिटेन करना पड़ेगा सर, और एग्जामिनेशन वो कीवर्ड्स आपको लिख के आने। अगर सेक्शन 381 पूछ दिया अकाउंट्स ना, तो आप सब बातें लिख के आना। ये टाइम लगेगा, 4 नंबर 5 नंबर पूछेगा, बट जितना आप लिख सकते हो ना सर लिख के आना, रूल्स लिख देना, नीचे ये लिख देना, कीवर्ड्स तो कम से कम लिख के आना सर। सर और क्या बोला है सर इसमें, सर आगे बढ़ो। ठीक है सर, सर ये रूल्स की बातें ही है सर, और क्या बोल दिया रूल्स ने सर, बहुत बड़ा रूल्स है। अब स्टडी मेट बोला मैं आपको पढ़ाऊंगा भी, रूल्स में बड़ी रूल्स बड़ी है थोड़ी। फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स also need to prepare while submitting। मैं आपको नोट्स दूंगा सर सही से राइटिंग में, आप टेंशन मत लो, बस समझने में फोकस करो अभी। सबमिटेड टू क्या सर, आरओसी। सर क्या बोला सर, फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, मतलब अभी भी वो शांत नहीं हुआ है आरओसी, बोला कि मुझे और भी कुछ दो यार, इसमें मैं खुश नहीं हूँ, मैं और बताओ कितना लूट रहे हो तुम इंडिया में। ठीक है सर, तो फॉरेन कंपनी बोलेगा ठीक है भाई और बताते हैं। तो कंपनी ने, फॉरेन कंपनी ने दिया क्या मांगा आरओसी ने, स्टेटमेंट ऑफ आरपीटी। सर क्या ये आरपीटी सर, स्टेटमेंट ऑफ आरपीटी सर, स्टेटमेंट ऑफ आरपीटी रिलेट्स टू रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस। अच्छा सर, सर ये भी देखना पड़ेगा, देखो ठीक है, ये क्या थी दुबई वाली, अब मैं ज़्यादा नाम नहीं कहूँगा, दुबई वाली। सर इसका क्या था इंडिया में बिजनेस था, दिल्ली में। अब मान लो इसी दिल्ली में ना, इस कंपनी का, ये जो इस कंपनी है ना, इसका सर ब्रांच आ गया, या मान लो इस कंपनी ने खोल लिया, ये खोला अपने मुंबई में। ठीक है सर, तो इसमें इसने क्या किया सर, 51% होल्डिंग किया सर, ये है ना बन गई इसके लिए सब्सी, ये बन गई होल्डिंग इसके लिए, ये हो गई सब्सी, और ये हो गई अल्टीमेट पैरेंट बोलते हैं सर इसको। अब मान लो इसका यहाँ 51% था, इसका 51%, तो ये क्या हुई सर, इसकी सब्सी हुई, ये इसकी होल्डिंग हुई, और ये अल्टीमेट पैरेंट हुई। ये क्या हुई सर, इसकी होल्डिंग हुई, ये क्या हुई सब्सी हुई, ये क्या हुई सर होल्डिंग। अब देखो इसने क्या बोला, स्टेटमेंट ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन मतलब स्टेटमेंट, तुमने जो जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स किए हैं ना, उसका स्टेटमेंट दो, मतलब जो भी ट्रांजेक्शन इनके बीच हो रहा है, क्योंकि ये 51% होते ही ये कंपनी सब्सी हो गई, या मान लो जो भी डायरेक्टर ये KMP है इस कंपनी में, इन दोनों के बीच हो रहा है, KMP रिलेटेड पार्टीज में आता है। सबसे सिंपल ये समझो, सिंपल एग्जांपल ये समझो कि दिल्ली कंपनी की मुंबई कंपनी ने, दिल्ली कंपनी की 51% शेयर थी, मुंबई में एक ब्रांच था, तो ये सब्सी हुई, ये होल्डिंग हुई, तो इस दोनों में जो ट्रांजेक्शन होगा ना, इसका भी स्टेटमेंट दो हमें। या मान लो इस दोनों में, ये वाला और ये वाला, जो भी रिलेटेड पार्टी, जो भी रिलेटेड पार्टी में ट्रांजेक्शन होगा ना, हमें उसका भी स्टेटमेंट चाहिए। हम देखना चाहते हैं तुम पैसा कितना घुमा रहे हो, क्या पता हो सकता है तुमने सेल कंपनी बना लिया हो, पैसा इधर जा रहा है, पैसा उधर जा रहा है, बस फ्रॉड पे फ्रॉड किए जा रहे हो। तो जो भी रिलेटेड पार्टी में घुमाया ना पैसा, हमें उसका पैसा चाहिए, मतलब स्टेटमेंट चाहिए, हमें जानना है, हमें कंट्रोलिंग देखना है ना हम इस सेक्शन में, तो हम कंट्रोलिंग पार्ट के लिए हम ये जानेंगे सर। ठीक है सर, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन दिया उसने। सर और क्या मांग रहा है सर, सर और मांग रहा है स्टेटमेंट ऑफ रिपैट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। सर सपोज
दुबई की कंपनी थी, ठीक है, दिल्ली में बिजनेस था, साल ख़त्म हुआ, ईयर ख़त्म हुआ, P&L बनाया हमने, हमने नेट प्रॉफिट निकाला इसका। सर सपोज नेट प्रॉफिट आया हमारा 5 लाख रुपीज़ और 5 करोड़ रुपीज़ समझ लो, चलो 5 लाख समझ लो, एग्जाम्पल 5 लाख समझ लो। तो दिल्ली का जो ऑपरेशन हुआ ना, वहाँ से हमने P&L बनाया, P&L ग्रॉस नहीं सर, नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट सर, नेट प्रॉफिट। सर इसका मतलब क्या होता है सर? रिपैट्रिएशन। रिपैट्रिएशन मतलब ये जो सिंपल समझो, रिपैट्रिएशन मतलब किसी चीज़ को ले लेना, मतलब मांग लेना, तो रिपैट्रिएट करना। तो ये जो दिल्ली वाली कंपनी थी ना, दिल्ली वाली कंपनी, इंडियन ऑपरेशन, इसने मान लो 5 लाख का प्रॉफिट कमाया, तो क्या किया ना, दुबई वाली क्या की 4,90,000 ने उसने ना रिपैट्रिएट कर लिया, मतलब दिल्ली वाली कंपनी ने ले लिया। तो इंडिया में कितनी बची सर? 5 लाख, 4,90,000 तो दुबई ले गया, बच्चा इंडिया में क्या सर? 10,000। अब सोचो, इंडिया में बिजनेस कर रहे हो, इंडिया के एम्प्लॉयमेंट में यूज़ कर रहे हो, इंडिया का सब कुछ यूज़ कर रहे हो, ठीक है, और पैसा जो प्रॉफिट तुम कमा रहे हो उसका 4,90,000 4,90,000 मतलब अप्रॉक्स 90% से अब प्रॉफिट तुम दुबई ले जा रहे हो। इंडिया वालों को क्या मिला सर? 10,000, कुछ नहीं मिला सर, बहुत नॉमिनल अमाउंट है। तो हम ये देखना चाहते हैं, तुम जो प्रॉफिट कमा रहे हो ना, प्रॉफिट, वो कितना पार्ट इंडिया में ही रह रहा है प्रॉफिट का, और कितना तुम रिपैट्रिएट कहते नहीं है, दूध में से मलाई निकाल लेना, तो वही चीज़ है सर। ये जो था ना, ऊपर से ये सारा मलाई इसने निकाल लिया, तो रिपैट्रिएट कर लिया, अच्छा खासा प्रॉफिट, मतलब 10 करोड़ था, 9 करोड़ दुबई वाली ले गई, 1 करोड़ इंडिया दे दिया, तो रिपैट्रिएट कर लिया, 9 करोड़ प्रॉफिट ले गया। भाई तुम इंडिया में बिजनेस ऑपरेशन कर रहे हो, 1 करोड़ रुपया बस इंडिया में दोगे, तबकि 9 करोड़ तुम उठा के दुबई ले जा रहे हो। तो रिपैट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट देखना पड़ेगा, हमें स्टेटमेंट मांगेंगे कि भाई तुम जो साल भर में नेट प्रॉफिट कमाया ना, उसमें तुमने कितना रिपैट्रिएट किया। क्या सर? रिपैट्रिएट ऑफ व्हाट? ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट? प्रॉफिट लिखा है बस, मतलब नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस, ठीक है सर। क्या सर? रिपैट्रिएशन मतलब ले कितना लिया, तो ये भी स्टेटमेंट सबमिट करना है, ठीक है सर, ये भी सबमिट किया हमने। सर और भी कुछ है? भाई रुकते जाओ, ये सेक्शन तो बड़ा है सर, इसलिए मैंने कल नहीं स्टार्ट करवाया था। सर तीसरा क्या बोला सर? सर तीसरा बोला इसने स्टेटमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ फंड्स। फंड्स सर मतलब सर मान लो दिल्ली वाली कंपनी है, दुबई वाली है, मान लो दिल्ली वाली कंपनी ने दिल्ली वाली कंपनी को मान लो कुछ भी डोनेशन मिला, या मान लो कुछ भी मिला, पैसा मिला कहीं से भी, मान लो 5 लाख रुपीज़, 5 लाख नहीं समझो, चलो 50 लाख रुपीज़ दिल्ली वाली कंपनी को मिला। और ये क्यों मिला सर? ये बिजनेस ऑपरेशन करने मिला, कि तुम्हें 50 लाख रुपीज़ मिला है, मान लो किसी ने दिया दिल्ली वाली कंपनी को, भाई तुम अच्छा काम कर रहे हो, ये मान लो इसका ही बिजनेस ऑपरेशन यहाँ चल रहा था दुबई कंपनी का, दिल्ली वाले को मिला सर 50 लाख रुपीज़ की, भाई तुम अच्छा काम कर रहे हो और इंडिया में तरक्की करो, बिजनेस ऑपरेशन और लगाओ, बिजनेस ऑपरेशन और बढ़ाओ आगे, ठीक है। ये 50 लाख किसको मिला सर? दिल्ली वाली को मिला। अब दिल्ली वाली ने क्या किया ना, मतलब चला तो ये दुबई रही है, दुबई का तो प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया हैविंग डूइंग बिजनेस ऑपरेशन है, इसको मिला 50 लाख, इसने क्या किया, सारा पैसा यहाँ भेजने लगा, 45 लाख यहाँ भेज दिया। तो भाई मिल तुम्हें रहा है इंडिया में एक्सपेंस करने के लिए, और तुम क्या कर रहे हो, तुम दुबई वाले को पैसा भेज रहे हो, और दुबई वाला एक्सपेंस क्या कर रहा है, अपने दुबई में एक्सपेंस कर रहा है। तो सोचो, जो भी फंड्स मिल रहे हैं दिल्ली वाले को, वो बाहर भेज रहा है सर। तो यही सब तो सरकार जानना चाहती है सर, आरओसी कंट्रोल करना चाहती है, और ये सब कंपनीज एक्ट में सर हुआ है सर, बहुत सारे पहले ये रूल्स रेगुलेशन इसीलिए बने हैं सर, प्रोविजन को नहीं छेड़ा गया, रूल्स लाए गए सर अलग अलग, कि हमें कंट्रोल करने के लिए। तो हमने 3 चीज़ देखा, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन देखा कि कहाँ का तुम रिलेटेड पार्टी घुमा रहे हो, बहुत सारी सेल कंपनीज लोग बना के रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन घुमाते हैं सर। और क्या देखा? रिपैट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, कितना तुम मलाई दूध से मलाई निकाल के खा रहे हो, रिपैट्रिएट कर रहे हो, जो तुम प्रॉफिट कमा रहे हो बाहर कितना प्रॉफिट ले जा रहे हो। तो हम भी तो उसका बिजनेस मॉडल जानेंगे कि इतना प्रॉफिट कैसे कमा रहा है, और कमा रहा है तो इतना ज़्यादा क्यों बाहर ले जा रहा है, कुछ इंडिया में तो यूज़ करो प्रॉफिट को। और क्या था सर? हमें ट्रांसफर ऑफ फंड्स, तुम्हें बिजनेस ऑपरेशन इंडिया में एक्सपेंस करने के लिए पैसा मिले, तुम उसको बाहर दुबई में भेज रहे हो, सही है? नहीं सर, बिल्कुल सही नहीं है। इंडिया के लिए मिले तो इंडिया में तो यूज़ करो, एटलीस्ट 90% तो यूज़ करो, दो ट्रांसफर करो फंड्स, बट 90% तो यूज़ करो इंडिया में सर, ठीक है सर। यहाँ हमारी रूल्स की बात खत्म हुई है। आई नो सेक्शन बड़ा था बट इंपॉर्टेंट था, एग्जामिनेशन में पूछ रहा, अभी जस्ट अटेम्प्ट में ये पूछा था, ये रूल्स की बातें, अकाउंट सब क्वेश्चन उठा लेना। थर्ड क्वेश्चन था, हाँ सेकंड या थर्ड क्वेश्चन था, ये पूछा है सर, आप देखना सर।
तो मुझे ये पढ़ाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और मैंने ये बताया आपको, एक एग्जाम्पल बताया क्यों क्या कैसे सब बताया मैंने। तो ये कंट्रोलिंग करने के लिए हम ये रूल्स इतना बनाया, क्योंकि बहुत सारे पीछे हुए हैं तो सिर्फ प्रोविजन को चेंजेस नहीं कर सकते ज़्यादा, इसलिए हम रूल्स लेके आते हैं, रूल्स में अमेंडमेंट करते हैं, रूल्स में चेंजेस करते हैं। सर खत्म सेक्शन? सर थोड़ी बात और है। ठीक है सर, पढ़ाओ सर। सही है सर, थोड़ी बात और है सर, और समझ लो सर क्या है। लिखवा रहा हूँ सर, इसको नोट समझ के लिखना सर, ज़्यादा नहीं सर, थोड़ी बातें, मैं ज़्यादा नहीं करूँगा इस सेक्शन को, बट इंपॉर्टेंट था सर। अब देखो सर, अकाउंट्स ऑफ फॉरेन कंपनी, तो मैं फास्ट चलूंगा अब, क्योंकि अब इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं रहा सेक्शन में, मैंने सही तोड़ दिया पूरा सेक्शन को तोड़ दिया। अब उठाना, बुक उठाना, आप जो पढ़ना पढ़ लेना। मैंने 90% सारी बातें आपके साथ डिस्कस कर ली हैं, अब 5-6 बातें होगी सर, तो वो मैं आपके साथ स्टडी मैट, मैंने बताया आपके साथ स्टडी मैट रीड करूँगा आपके साथ, आपका ही तो स्टडी मैट में रीड करके क्वेश्चन डिस्कस करूँगा, मैं उसमें भी कंप्लीट कर दूंगा वो, अब कुछ छूट भी गया, मैंने तो छूटना नहीं चाहिए। अकाउंट्स ऑफ फॉरेन कंपनी रिलेटेड टू इंडियन बिजनेस, ठीक है रुक जाओ सर, सही से, अकाउंट्स ऑफ फॉरेन कंपनी related to Indian business, Indian business operation। देखो सर, मैं ना एक वर्ड लिखवा दूंगा, सेल में बहुत अंतर समझना। पता नहीं एमसीक्यू में दिख रहा है कि क्या उसके लिए बाइंड है कि वो करना ही पड़ेगा उसको या नहीं करना पड़ेगा, इसलिए मैं इस पर थोड़ा फोकस करूंगा। आप अपने नोट्स देखना, तो मैंने इस पर भी थोड़ा फोकस किया है। सेल मतलब अकाउंट्स ऑफ फॉरेन कंपनी रिलेटेड टू व्हाट, इंडियन बिजनेस, जो भी दिल्ली मुंबई वाला था उसके अकाउंट्स रिलेटेड टू इंडियन बिजनेस ऑपरेशन। सेल मतलब मैंडेटरी है, बी ऑडिटेड बाय practicing CA in दुबई। वाह सर, इंडियन बिजनेस का ऑपरेशन शैल बी ऑडिटेड बाय प्रैक्टिस सीए इन दुबई। जो सीए में प्रैक्टिस कर रहा सर, उससे ना इंडियन बिजनेस का ना सर ऑडिट करवाना मैंडेटरी है, जो भी अकाउंट सबमिट किया ना उसका ऑडिट मैंडेटरी है सर। सही में सर? नहीं सर, दुबई नहीं सर, प्रैक्टिसिंग सीए इन इंडिया। क्वेश्चन पूछा है सर यहाँ पे, इसलिए याद रखना, दुबई नहीं या जिस कंपनी यहाँ पे वहाँ की सीए प्रैक्टिसिंग नहीं सर, इंडिया वाली। इंडिया वाला जो यहाँ पे ना काम भी बढ़ गया, फॉरेन कंपनी इंडिया में आ रही है ना, बिजनेस ऑपरेशन खोल रही है, तो प्रैक्टिसिंग सीईओ को अच्छा खासा काम मिल गया यहाँ पे। तो फॉरेन कंपनी जो भी इंडिया में इंडियन बिजनेस ऑपरेशन कर रही है ना, उसके अकाउंट्स हमें ऑडिटेड करवाने हैं, किससे सर? प्रैक्टिसिंग सीए से। कहाँ का सर? इंडिया वाला सर, दुबई वाला नहीं सर, इंडिया में प्रैक्टिसिंग सीए होना चाहिए वो। ठीक है सर, एंड शैल बी and shall be submitted audited financial statement to whom। अब तो सर आप अच्छे जान गए होंगे यहाँ पे सारा ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें किसको सबमिट करना है सर? करता धरता ऑफ दिस सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर आरओसी। अब सर यहाँ पे एक टाइम पीरियड और आया सर, टाइम पीरियड सर और कहाँ पढ़ा था हमने टाइम पीरियड? हमने टाइम पीरियड पढ़ा सर कब? विद इन 30 डेज, जब इंडिया में फॉरेन कंपनी आती है, बिजनेस ऑपरेशन स्टार्ट करती है, तो मैं टाइम पीरियड डिस्कस करूंगा सर, ऑब्जेक्टिव पक्का बनेंगे, मैं आपको केस स्टडी डाइजेस्ट दिखाऊंगा सर। इसके बाद कल का हमारा, मान लो कल हमारा चैप्टर खत्म हो, कल मैं थोड़ा लंबा वीडियो बनाऊंगा, कल मैं स्टडी मैट और क्वेश्चन से मैं इसको करवाऊंगा, इससे आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा सर। सैलरी सबमिटेड ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू आरओसी विद इन 6 मंथ। ठीक है सर, फ्रॉम कब से सर? फ्रॉम क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर। जब आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ ना सर, नॉर्मली जैसे होता नहीं ऑडिट करके खत्म करते हैं फाइनेंशियल ईयर, मतलब क्या सर? 31 मार्च। 31 मार्च को खत्म हुआ आपका फाइनेंशियल ईयर, तो उसकी कितने दिन बाद सर? 6 मंथ के बाद हमें क्या करना है सर? सबमिट करना है। क्या सर? ऑडिटेड, मतलब ऑडिटेड हो जाना चाहिए। ऑडिट ने ऑडिटर कर दिया, ऑडिटर ने अपना ऑडिट कर दिया। क्या सर? फाइनेंस स्टेटमेंट। क्या सर? बैलेंस शीट, पी&एल, ये सब जो फाइनेंस स्टेटमेंट, तो क्या किसको सर? आरओसी को सर। कब सर? विद इन 6 मंथ। कब सर? फ्रॉम क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर। अब सर याद रखना, यहाँ पे 6 मंथ ही सर क्यों होता है सर? मैं एक लॉजिक पॉइंट शेयर करना, 6 मंथ ही क्यों होता है सर? सर क्यों होता है मैं ये बता रहा हूँ आपको। देखो सर, नॉर्मली हमें पता है
31 मार्च को हमारा बुक्स क्लोज होता है, ठीक है सर। सम ये पड़ता है, कुछ इवेंट क्या होते हैं सर, एडजस्टिंग इवेंट्स होते हैं, जिसके बैलेंस शीट डेट पे हमें क्या होता है सर, उसके कहते नहीं एविडेंस रहते हैं, और आफ्टर डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, बट बिफोर साइनिंग अ बोर्ड रिपोर्ट, बिफोर साइनिंग बोर्ड रिपोर्ट ऐसा होता है, ठीक है। वो क्या सर, वो क्या होते हैं सर, एडजस्टिंग इवेंट होते हैं, मतलब इसको भी हमें ना इसमें कंसिडर करना होता है। सपोज मान लो इसमें टाइम लगता है, मान लो बोर्ड रिपोर्ट साइन हुआ 30 जून को। अब एक बात बताओ, 30 जून को बोर्ड रिपोर्ट साइन हुआ, इस डेट मतलब 28 जून को कुछ इवेंट हुआ जो कि इसका एविडेंस यहाँ पे था, और ये सर आ गया सर एडजस्टिंग इवेंट, सर ठीक है सर, एडजस्टिंग इवेंट हो गया, तो सर इसको भी तो कंसिडर करना होगा। तो इसलिए यहाँ पे ना, यहाँ पे 6 मंथ का टाइम क्यों दिया, मैं ये कंसेप्ट बता रहा हूँ। यहाँ पे घुमाएगा सर 60 डेज ऐसे घुमाएगा, तो हमें 6 मंथ पता होना चाहिए कि हमें जो भी बोर्ड रिपोर्ट तक का डेट होता है ना, उससे पहले सारे एडजस्टिंग इवेंट होता है, अगर एविडेंस यहाँ पे होता है हमारा तो सर ये भी तो एविडेंस, ये भी तो कंसिडर करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। इसलिए ऑडिटर को ना सर थोड़ा ज़्यादा टाइम मिलता है, 6 मंथ मिलता है, कि ये जो एडजस्टिंग इवेंट हुई है ना, इसको भी तुम इम्पैक्ट में लो। इसलिए बोला जाता है कि ऑडिटर को 6 मंथ दिया जाता है कि हाँ तुम फ्रॉम क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर 6 मंथ ले लो, तब सबमिट करो क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू आरओसी। तो इसलिए याद है सर, एक मैं बस ट्रिक बता रहा हूँ कि एडजस्टिंग इवेंट में थोड़ा टाइम लगता है, तो कम से कम मान लो कि 30 जून 2-3 महीने बोर्ड रिपोर्ट साइन में लगी जाता है, तो इससे पहले तो सारे एडजस्टिंग इवेंट होते हैं, अगर बैलेंस शीट डेट पे होता है, एविडेंस होते हैं तो। इसलिए ऑडिटर बोलता है कि ठीक है भाई तू 6 महीने ले ले, अच्छा खासा टाइम ले ले, ये सब इवेंट कंसिडर कर ले, उसके बाद ऑडिट ऑडिट कर ले अपना, तब क्या कर, फाइनल स्टेट सबमिट कर दे आरओसी को। सर और क्या बात है रूल में लिखी गई सर, बस इतनी बातें रूल में थी। एक बार आप इसको क्या करो, मैं एक बार जल्दी से इस सेक्शन को क्या करता हूँ, मैं रिवाइज करता हूँ, सेक्शन आराम से हो जाएगा। देखो कितनी बातें हमने लिख लिया रूल्स में, तो ये इंपॉर्टेंट था सर। हमने क्या पढ़ा सर, अकाउंट्स ऑफ फॉरेन कंपनी फाइनेंशियल टर्म में, मतलब क्या क्या, बैलेंस शीट, पी एंड एल, नोट्स टू अकाउंट, क्या सर, आरओसी, एवरी कैलेंडर ईयर, नॉट फाइनेंशियल ईयर, ठीक है सर, ये सब हमने जाना, ठीक है सर। और क्या था सर, ये हमने डिस्कस किया कैलेंडर ईयर क्या होता है सर, और क्या था सर, रूल्स में बातें क्या क्या हुई सर, हमने ये डिस्कस किया कि दिल्ली वाले ऑपरेशन में क्या एज पर शेड्यूल 3 बनेगा सर। और क्या थी सर, सर अकाउंट्स ऑफ कंपनी के हिसाब से चैप्टर 9 के हिसाब से हमें और से डॉक्यूमेंट्स एनेक्स करेंगे जो हम लोग चैप्टर 9 के हिसाब से बनाते हैं, जैसे मैंने बताया ये सब पॉइंट्स थे सर। और क्या था सर, कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो भी उस कंट्री में इनकॉर्पोरेशन में आपने सबमिट किया होगा ना, वो भी सबमिट करना पड़ेगा। जो भी डॉक्यूमेंट्स से हमें इससे क्या होगा, कंट्रोलिंग पता चलेगा कि तुमने रिलेटेड पार्टी दिखाया या नहीं दिखाया इंडियन बिजनेस ऑपरेशन को सर। और क्या था सर, CFS, ये सब मैंने डिस्कस किया था आपसे, समरी था यहाँ पे। फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स नीड टू सबमिट टू आरओसी, स्टेटमेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, ये सब थे। और क्या था सर, रिपैट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, कितना मलाई दूध कहते हैं मलाई निकल खा रहे हो दूध से, बताओ बाहर वाली कंपनी कितनी रिपैट्रिएट कर रही है प्रॉफिट को सर। और क्या था सर, सर ट्रांसफर ऑफ फंड्स, इंडिया में मिल रहा खर्चा करने तुम बाहर ले जा रहे हो, तो भाई गलत है, ट्रांसफर ऑफ फंड्स बताओ। फिर हमने लास्ट में क्या देखा, ऑडिटेड करवाना पड़ेगा हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंडियन बिजनेस ऑपरेशन, फॉरेन कंपनी नहीं, फॉरेन कंपनी समझे, फॉरेन कंपनी जो भी इंडियन बिजनेस चल रही ना, उसको ऑडिटेड कराना पड़ेगा बाय प्रैक्टिसिंग सीए इन दुबई, नहीं सर इंडिया वाले सीए से, एंड सबमिटेड टू आरओसी फ्रॉम विद इन 6 मंथ्स। 6 मंथ करना, क्यों 6 महीने, मैंने ये रीजन आपको कंक्लूजन दिया, ठीक है। तो ये याद रखना सर, हमारा ये सेक्शन कंप्लीट हुआ सर। चलो सर आगे बढ़ते हैं, ऑलरेडी अच्छा खासा टाइम ले लिया हमने इस सेक्शन में, बट सर अच्छा खासा टाइम लेने वाला भी था, आपको पता भी है 2-3 सेक्शन के बराबर है, अब कुछ नहीं है सर सेक्शन, मैं सर बता रहा हूँ अब कुछ नहीं है, अब बस ऐसे खत्म हो गए सारे सेक्शन। ये स्टडी मैट में 2-2.5 पेज का था, इसलिए अब सर लिटरली सर कुछ नहीं है। चलो नेक्स्ट सेक्शन सर, सर सेक्शन 382, that is display of name etc of foreign company। सर ये क्या चल रहा है, हमने तो डॉक्यूमेंट्स पढ़े सर सारे, सर डॉक्यूमेंट्स पढ़े थे हमने कि आया एमओई दिया ये दिया, फिर उसने बोला कि स्टेटमेंट बाय अकाउंट सबमिट करो सर। अब ये क्या सर, अब ये क्या पढ़ा हमने सर, जीएसटी पढ़ा सर अपने, सर जीएसटी में क्या था, ये मान लो आपका बिजनेस है, आपको लिखा गया था कि अपने आउटसाइड मतलब क्या सर, गेट पे अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगाना होता है। क्यों लगाना पड़ता है, मान लो कोई भी ऑफिसर आया, उसने देखा यहाँ पे, तो ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देख के समझ सकता है कि आप किस नेचर ऑफ बिजनेस में हो, आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले भी रखा है कि नहीं रखा है, मतलब आइडेंटिफिकेशन के लिए। जीएसटी में ये होता है ना,
अगर नहीं लगा रहता है तो ये भाई नोटिस देता है, चलता है। आप समझते हो जीएसटी में क्या चलता है, अभी जीएसटी बातें नहीं करते हैं। ये वही है सर, डिस्प्ले मतलब शो करना। कहाँ सर, नेम, क्या सर शो करना, नेम, ईटीसी बताऊंगा क्या क्या है, ऑफ क्या सर, फॉरेन कंपनी। अब देखो सर, मान लो, सपोज एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, मान लो ये कंपनी है पाकिस्तान की, ये कंपनी मान लो पाकिस्तान की कंपनी है, इंडिया में क्या कर रही है, बिजनेस ऑपरेशन कर रही है, और प्लेस ऑफ बिजनेस है कहाँ पे सर, पाकिस्तान का बिजनेस इंडिया में, सर मान लो दिल्ली में ही है। लोग आए, जा रहे हैं, बैठ रहे हैं, मान लो गेमिंग, कुछ गेमिंग सेंटर है, लोग आए गए बैठे गेम खेले बाहर निकले, लेकिन लोग को अभी पता नहीं है कि कंपनी कहाँ की है, ठीक है। तो ये लॉ ने ये बोला कि डिस्प्ले ऑफ नेम ईटीसी ऑफ फॉरेन कंपनी। सर क्या बोला सर, सर यहाँ पे ये बोला लॉ ने, एवरी फॉरेन कंपनी शैल एग्जिबिट ऑन आउटसाइड of every office where it carries business in India, business in India। अब देखो सर क्या बोला सर, एवरी फॉरेन कंपनी, मान लो ये पाकिस्तान की कंपनी थी, ठीक है, पाकिस्तान की कंपनी थी, इसने क्या किया, दिल्ली में बिजनेस ओपन चालू किया, गेमिंग सेंटर था, अब लोग आए गेम खेल के गए, बट कंपनी ने बोला भाई एक काम करो, जो भी फॉरेन कंपनी है, सेल बोला सर, सेल मैंडेटरी है, एग्जिबिट ऑन आउटसाइड, जैसे जीएसटी में ना हमें डालना पड़ता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आउटसाइड ऑफ एवरी ऑफिस वेयर इट कैरीज बिजनेस इन इंडिया। इंडिया में अगर बाहर, अगर ये जर्मनी में है तो भाई करो ना करो में मतलब नहीं है जर्मन में, बट इंडिया में अगर तुम कोई बिजनेस कर रहे हो ना, तो अपने आउटसाइड, मतलब यहाँ पे आए, मान लो गेट है, गेट पे क्या किया, लिख दिया, सर क्या लिखा, आपने तो लिखा ही नहीं, मैं आपने बस ये लिखा दिया, एवरी फॉरेन कंपनी शैल एग्जिबिट ऑन आउटसाइड ऑफ बिजनेस एवरी ऑफिस इट्स कैरीज बिजनेस इन इंडिया। सर क्या सर क्या लिखना है सर वहाँ पे आउटसाइड ऑफिस के, जैसे यहाँ पे हमें पता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है, सर यहाँ पे क्या लिखना पड़ता है, सर यहाँ पे क्या लिखना पड़ता है, ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। सर क्या क्या एग्जिबिट करना है ऑन आउटसाइड ऑफ एवरी बिजनेस, जो भी इंडियन में हो रहा है, ये जर्मनी में करो ना करो में मतलब नहीं है, इंडियन कंपनी एक्ट बोलता है सेक्शन 382 का कि आउटसाइड ऑफ एवरी बिजनेस, आउटसाइड ऑफ एवरी ऑफिस, आउटसाइड, इनसाइड नहीं सर, आउटसाइड। क्यों लिखा गया मैं ये बताता हूँ सर, पहले देखो सर क्या क्या, अब मैं बताऊंगा क्यों सर। नेम ऑफ कंपनी, नेम ऑफ कंपनी व्हाट, नेम ऑफ फॉरेन कंपनी, मान लो यहाँ पे कोई फॉरेन कंपनी थी, बॉम्ब लिमिटेड, ठीक है, तो नेम ऑफ फॉरेन कंपनी मतलब सर बॉम्ब लिमिटेड। सर और क्या सर, मैं बताऊंगा क्यों सर, country in which company is incorporated। सर और भी कुछ, सर और बताता हूँ, चलो सर ये दो तो इंपॉर्टेंट है, पहले ये दो करते हैं। देखो सर क्या था, मान लो ये आदमी आया, हंसते खेलते आ रहा है, गेम खेल के गया, अगला दिन है ना, इसने बोला भाई तेरे को पता है उस, अब क्योंकि कंपनी लॉ आ गया, कंपनी लॉ में बोला अपने आउटसाइड ऑफ एवरी बिजनेस अपने बताना है, क्या क्या बताना है, नेम ऑफ फॉरेन कंपनी, जैसे ये बॉम्ब लिमिटेड, और कंट्री इन विच कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड दैट इज पाकिस्तान, ठीक है। अब इसके दोस्त ने ना इसको बोला कि भाई अब मैं आज गया था घूमने यहाँ पे, उसने गेट पे ना एक बड़ा पोस्टर लगा रखा है कि बॉम्ब लिमिटेड नाम है इस गेमिंग सेंटर का, और ये ना पाकिस्तान की है। ये बोला अच्छा भाई, ऐसे बोला अच्छा भाई, भाई मैं तो अब नहीं जाऊंगा। क्यों, क्योंकि ये डर गए। तो बस यही जानने, अब मान लो एक पाकिस्तानी है, वो इंडिया में रह रहा है, वो गया हंसते खेलते आया, घूम के आ गया, तो होता है सर, नाम सुन के लग गया कि भाई कौन जाएगा, मैं भी नहीं जाऊंगा। तो सर ये ना पता चल गया, ये यही जानना चाहता है, किसी का इंटेंशन बस यही है कि हमें पता हो कि हम जहाँ जा रहे हैं ना, वो कंपनी किस कंट्री में वो इनकॉर्पोरेट हुई है, और वो कंपनी का नाम क्या है।
मान लो इंडिया का किसी का डिस्प्यूट चल रहा है, वो कंपनी इंडिया में ऑपरेशन कर रही है, तो हमें पता होना चाहिए, अच्छा मान लो ये फ्रांस है या कुछ भी जैसे एग्जांपल, तो हम नहीं जाएंगे सर, हम लोग सेफ्टी के लिए नहीं जाएंगे यहाँ पे, तो हम बिल्कुल नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे यहाँ पे। तो सर रीज़न यही है सर। तो सर हर कंपनी को क्या सर, सेल है, सेल आउटसाइड रखना, इनसाइड नहीं। तो ये सब वर्डिंग है ना, मैं आपको बताते जाऊंगा, इनसाइड नहीं सर, आउटसाइड है, पूछ देंगे एमसीक्यू में। तो आउटसाइड ऑफ एवरी ऑफिस वेयर इट्स कैरीज इंडियन बिजनेस, ये वाली नहीं, जर्मन वाली। क्या क्या सर, नेम ऑफ फॉरेन कंपनी, बॉम्ब लिमिटेड, नेम ऑफ फॉरेन कंपनी, जैसे यहाँ पे घुसा अंदर, अंदर नहीं बाहर ही घुसा, यहाँ पे चला लिखा बॉम्ब लिमिटेड पाकिस्तान, ये डर के भाग गया। बट ठीक है, अगर मान लो यूएस की कंपनी है, मैकडोनल्ड, हम जाते हैं, मैकडोनल्ड लिखा रहता है बाहर गेट पे, और यूएसए या फ्रांस जो भी है, हम गए तो खा के हमें सेफ फील होता है, इसलिए बोला गया कि ठीक है अपने लिख के रखो, हर कंपनी, फॉरेन कंपनी को लगाना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है सर। सर और क्या बताना है इसमें, देखो सर, हमने जाना नेम ऑफ कंपनी और कंट्री इन विच इनकॉर्पोरेटेड। सर और सर, अब मान लो प्रीवियस एग्जांपल सर, पाकिस्तान की थी, इसने दिल्ली में खोला, एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, सब एग्जांपल है, ठीक है, दिल्ली में खोला। अब इसने ना, चलो इसने प्रोविजन फॉलो किया, नेम ऑफ कंपनी लिख दिया और कंट्री लिख दिया, और इसने क्या किया सर, उर्दू में लिख दिया। तो लॉ बोलता है भाई, एक बात याद रखना सर, थंब रूल, मैं चलूंगा थंब रूल, मैं हर सब लिखाता हूँ थंब रूल। इस अभी जब हम पढ़े इसमें याद रखना, ये जो डॉक्यूमेंट्स है ना, सारे डॉक्यूमेंट्स या जो कंट्री बाहर इंडिया में आ रही ना, सबको इंग्लिश में सबमिट करना है, ट्रांसलेट, अगर नहीं है तो ट्रांसलेशन करवाओ इसका। तो सर ये उर्दू में लिखा, इसने बोला कि भाई मैं तो फॉलो कर रहा हूँ, मैंने इसने बोला कंपनी के सामने, मैं तो लिख दिया कंपनी, नेम ऑफ कंपनी, कंट्री लिख दिया पाकिस्तान, भाई उर्दू में लिखा। अब ये आदमी, इंडिया वाला आदमी, मान लो इसने उर्दू नहीं आता है, ये नॉर्मल गया, ये क्या जानेगा उर्दू, या मान लो ये जर्मन का ये है, ये क्या जानेगा जर्मनी लैंग्वेज, या मान लो चाइनीज़, क्या जानेगा चाइनीज़, ये गया गेमिंग खेल के आ गया, पता चला बाद में बॉम्ब ब्लास्ट कुछ हो गया। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना पड़ेगा। हमें मतलब क्या सर, इसको जो भी ये नाम लिख रहा है ना, नाम, उसको क्या सर इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है सर। तो याद रखना, थंब रूल रखना, इस चैप्टर में जो भी डॉक्यूमेंट्स फॉरेन कंपनी दे रहा है ना, वो इंग्लिश में सबमिट करके देगा, ट्रांसलेट करवाएगा, और किसको देगा, आरओसी, ये हमारा थंब रूल रहेगा। ये हम एमसीक्यू दिमाग में सेट कर लेना सर अब आज से। ठीक है सर, इसने इंग्लिश में ही करा दिया सर। और सर हो तो गया सर, कंपनी में बाहर आते ही हमें नेम ऑफ कंपनी पता चल गया, कंट्री पता चल गया, इंग्लिश में भी हमने दे दिया सर। और भी कुछ करना है इसमें, डिस्प्ले, सर ने सेक्शन क्या पढ़ा था सर, डिस्प्ले ऑफ नेम। मैंने अभी इसमें कुछ देखो, डिस्प्ले ऑफ नेम हेडिंग क्या था सेक्शन का, डिस्प्ले ऑफ नेम, मैंने यहाँ लिखा आउटसाइड उसाइड, ये हेडिंग नहीं था सर। और भी जगह कुछ डिस्प्ले करना है सर हमें, भाई ये तो तुमने बस आउटसाइड किया, मतलब ये कंपनी है, इसका गेट है, इसके बाहर तुमने बस नेम लगाया, ठीक है सर। और भी जगह नेम लगाना है, हाँ भाई, डिस्प्ले ऑफ नेम ईटीसी, अभी और जगह है, अभी तो कंपनी के एग्जिबिट बाहर भी हुआ, गेट पे हुआ सर। और सर तो जैसे अवर्ब डिटेल्स में लिखता हूँ, अवर्ब डिटेल्स, जैसे वही नेम, नेम एंड कंट्री, दैट्स लाइक अवर्ब डिटेल्स क्या सर, नेम एंड कंट्री, मैं पूरा नहीं लिखूंगा, नेम एंड कंट्री। अवर्ब डिटेल्स शैल also be stated in company documents। अब देखो सर, डॉक्यूमेंट्स सर, कंपनी डॉक्यूमेंट्स मतलब सर देखो, सी ऑफिस में लेटर हेड्स होते हैं, ठीक है, लेटर हेड्स होते हैं, नीचे लिखा रहता है एड्रेस, लिखा रहता है, ऊपर क्या रहता है, जो भी सीए है उनका नाम लिखा रहता है, ठीक है, लेटर हेड रहता है। या मान लो कोई भी स्टेशनरी कंपनी का, मान लो विजिटिंग कार्ड ही है, उस पर लिखा रहता है, ठीक है सर। तो सर यही बोल रहा है, अवर्ब डिटेल्स मतलब ये नेम एंड कंट्री शैल ऑल्सो बी स्टेटेड, मतलब वो आउटसाइड तो दिखा दिया हमने, बट शैल ऑल्सो बी स्टेटेड इन कंपनी डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स जस्ट लाइक स्टेशनरी डॉक्यूमेंट, जैसे ये लेटर हेड्स, एंड बिल्स, जो हम बिल्स देते हैं ना कंपनी को, या इनवॉइस, कंपनी द्वारा इनवॉइसेस जा रहे हैं ना, मान लो ये आदमी आया गेमिंग खेल के, मान लो कंपनी ने क्या किया, इंडियन वाली कंपनी ने इसका कॉन्टैक्ट लिया कि मेरे 60 एम्प्लॉय को ना गेम खिलवाना है, तो इसने इसको इन्वॉइस दिया, तो जो इन्वॉइस देगा ना, इस पर भी लिखा होना चाहिए नेम ऑफ कंट्री, नेम ऑफ कंपनी एंड कंट्री इन विच कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड,
ठीक है। तो सर बस इतना ही बोलता है सेक्शन में ये बोला कि एवरी फॉरेन कंपनी को शैल एग्जिबिट ऑन आउटसाइड ऑफ एवरी ऑफिस, अगर उसका प्लेस ऑफ बिजनेस दिल्ली में ना, उसका ऑफिस दिल्ली में जहां जाए ना, उसको अपने हर ऑफिस में क्या करना है सर, नेम ऑफ कंट्री जिस पाकिस्तान, एंड country in name of company just bomb limited, and country in which company is incorporated that is पाकिस्तान लगाना पड़ेगा हर ऑफिस में। और क्या, और कहाँ का सर और कहाँ सर, above डिटेल्स, जैसे ये नेम एंड कंट्री डिटेल्स शैल ऑल्सो बी स्टेटेड इन कंपनी डॉक्यूमेंट्स। सर कंपनी के डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, नॉर्मल सोचो ना, सी ऑफिस में कंपनी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होते हैं, डॉक्यूमेंट्स, तो सर लेटर हेड्स, बिल्स, इनवॉइस, तो सर ये भी डालना पड़ेगा। इस पे भी क्या करना पड़ेगा, हमें ये दोनों नाम डालना पड़ेगा, जैसे नेम एंड कंट्री दोनों का डिटेल्स डालना पड़ेगा, ठीक है सर। और सर हमने ये थंबनेल जान लिया, अगर वो इंग्लिश में नहीं है तो भाई इंग्लिश में डालो। यहाँ पे एक तरह से इंग्लिश को है ना, कहते हैं ना यूनिफॉर्म लैंग्वेज मान लिया गया है, हिंदी नहीं बोला कि इंग्लिश में डालो, इंग्लिश एटलीस्ट सब तो जान पाएंगे, लॉ ने बोला यहाँ पे, ठीक है सर। ट्रांसलेट करके क्या करना सर, इंग्लिश में डालना है सर। ये एमसीक्यू पॉइंट पर भी याद रखना सर। और क्या डालना पड़ता है, बस और कुछ नहीं है। ये मैंने इंग्लिश बता दिया, हाँ बस इसमें बस याद रखना, और कुछ नहीं सर, बस पॉइंट याद रखना। और क्या बताना पड़ता है सर, लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ कंपनी इज लिमिटेड। जो लाइबिलिटी है ना मेंबर्स ऑफ कंपनी, मेंबर्स कौन, शेयर होल्डर्स होते हैं, ऑफ कंपनी क्या ना वो लिमिटेड है, या लाइबिलिटी बाय मेंबर शेयर बाय गारंटी से, बस इसको याद रख लें सर। इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, ये बस पॉइंट था, एक लाइबिलिटी ऑफ मेंबर ऑफ कंपनी इज लिमिटेड है, ये भी आपको अपने डॉक्यूमेंट्स में शो करना पड़ेगा। तो सर टोटल क्या क्या हुआ सर, एवरी फॉरेन कंपनी क्या करना पड़ेगा सर, आउटसाइड ऑफ एवरी बिजनेस क्या शो करना पड़ेगा सर, नेम ऑफ फॉरेन कंपनी दैट इज बॉम्ब लिमिटेड, और कंट्री इन विच कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड दैट इज पाकिस्तान, ठीक है सर। और सर क्या था सर और था सर, इंग्लिश लैंग्वेज सबमिट करना पड़ेगा, इसने कर दिया, भले उर्दू में क्या, नहीं सर इंग्लिश करो, यूनिफाइड करो, ठीक है सर। सर और क्या था सर और था सर, अपनी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, जस्ट लाइक लेटर हेड्स, बिल्स, इनवॉइस, इसमें भी शो करो क्या सर, नेम एंड कंट्री। लोगों को तो पता होना चाहिए कहाँ कहाँ से, मान लो ये बिल कहाँ कहाँ जा रहा है, तो पता होना चाहिए हाँ हम इस कंपनी से जुड़े हुए हैं। तो आउटसाइड हर आदमी का कंपनी, हर कंपनी का आदमी, जब मान लो कि कोई कंपनी है, हर कंपनी का आदमी यहाँ के गेट पे आके नहीं दे सकता ये कंपनी क्या क्या नहीं है, तो अपने लेटर हेड्स में तो डिस्क्राइब करो, ठीक है सर। बस इतना ही था। और लाइबिलिटी मेंबर शेयर लिमिटेड है, बस ये बताना पड़ेगा, बस ये याद करने के लिए मैंने बताया, ठीक है। ये हमारा हुआ सेक्शन 382 कंप्लीट। अब सर दो छोटे सेक्शन है, फालतू सेक्शन है, बस याद रखना इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन का भी देखने को मिल सकते हैं। क्या सर सेक्शन 383 सर क्या है सर यह है, छोटा है, 5 मिनट में हो जाएगा सर ये। सर्व ऑफ, अब छोटे सेक्शन सर, अब सही में छोटे सेक्शन सर। सर्व ऑफ नोटिस ऑन फॉरेन कंपनी, क्या लिखा है सर ना, सर्व ऑफ नोटिस, नोटिस किसने भेजा, नोटिस आरओसी ने, ऑन फॉरेन कंपनी। अब देखो सर, अब मैं ना थोड़ी लिंकेज बताऊंगा। लिंकेज मतलब सर देखो, इस सेक्शन का लिंकेज है ना सर, सॉरी, इस सेक्शन का लिंकेज है ना सर, सेक्शन 380 से था सर। 380 में क्या था सर, भूल गया सर। 380 मैंने बताया था कि हर फॉरेन कंपनी को अपना एक ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव इंडिया वाला बताना होता है। इंडिया में इसका कौन ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, अगर फॉरेन कंपनी कुछ कांड करके भाग जाए तो हम किसे पकड़ेंगे इंडिया में, तो एक और मान लो यहाँ पे शांतनु था कोई, इसने नाम दिया था फॉरेन कंपनी ने, अल हबीबी ने क्या किया था, शांतनु का नाम दिया था। सर ये सेक्शन क्या बोलता है, देखो वाहिया सेक्शन है, बट समझ लो क्या, कभी भी एग्जामिनेशन में केस नहीं दे सकता है या पूछ सकता है। सर्व ऑफ नोटिस ऑन फॉरेन कंपनी, मान लो सपोज मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, ठीक है सर, सुनो सुनो सर, ये क्या थी सर, अल हबीबी, इसने क्या किया ना सर, इसने कर दिया सर कुछ फ्रॉड,
और वो इंटेंशन ही था फ्रॉड करने का ही, मतलब इंटेंशन टू डिफ्रॉड इट्स क्रेडिटर मेंबर कहते हैं, उसने फ्रॉड कर दिया और फ्रॉड करके भाग गया। तो आरओसी को पता चला, आरओसी ने क्या किया ना, ये जो सेक्शन 380 वाला बंदा था ना, 380 वाला सर, जो सेक्शन 380 का बंदा था ना, जो ऑथराइज शांतनु, इसको दिया नोटिस कि भाई तुम्हारे कंपनी ने किया है फ्रॉड। ये जो अल हबीबी ने तुम्हें जो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव किया था ना, रिप्रेजेंटेटिव किया था, उस कंपनी ने कर दिया फ्रॉड। अब मैं तुम्हें उठा के ले जाने वाला हूँ भाई शांतनु, रेडी रहो, या तो तुम रिप्रेजेंटेशन करो या मेरे को एक्सप्लेनेशन दो, ठीक है। और याद रखना, अगर ये शांतनु को, या मान लो फ्रॉड नहीं भी किया ना, या चलो फ्रॉड किया ना, तो शांतनु को क्या गया सर, नोटिस गया। तो सर ये शांतनु को नोटिस गया ना सर, तो ये डीम्ड हो जाता है कि फॉरेन कंपनी को भी नोटिस जा चुका है। भले हम इसको ना फिजिकली बाय इलेक्ट्रॉनिक भेजे या ना भेजे, सर ये डीम्ड क्या हो गया, सर्व हो चुका है, मतलब सर्व ऑफ नोटिस ऑन फॉरेन कंपनी। मतलब कहते नहीं है तार जुड़ा है, मतलब तुम अगर शांतनु को ही नोटिस दे दिए ना अल हबीबी के कांड के लिए, तो ये माना जाएगा कि तुमने इसको भी नोटिस दे रखा है। अगर बाद में कुछ हुआ, ये बोले अल हबीबी भाई मेरे को तो कोई नोटिस रिसीव ही नहीं हुआ तुमसे आरओसी, तो आरओसी बोलेगा भाई सेक्शन 383 यही बोलता है कि अगर कोई भी ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को मैंने नोटिस दे दिया, सर्व कर दिया, मतलब ऐसा नहीं है उसको पहुंचा भी नहीं हो, पहुंच चुका होना चाहिए, सर्व होना चाहिए, तो ये डीम्ड हो जाएगा कि मैंने भाई तुम्हें भी दे चुका हूँ। अब तुमने शांतनु से पूछो कि उसने तुम्हें बताया या नहीं बताया, ये शांतनु की दिक्कत है। बट हमारे लिए ये डीम हो चुका है कि मैंने तुम्हें भी दे दिया, तो तुम भी आओ हमारे यहाँ कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाओ थोड़ा। तो सेक्शन यही बोला है सर, मैं थोड़ा लिखवा देता हूँ वर्डिंग के साथ, तो इस थोड़ा आपको और क्लियर हो जाएगा। चलो एक डायग्राम बना के मैं समझा देता हूँ। चलो रुक जाओ, मैं लिखवाने, क्योंकि डायग्राम तो मैंने बता ही दिया सर आपको। काम करो, लिखो सर, जो मैं लिखवा रहा हूँ उसको बस समझ लो। अगर आरओसी ने इंडियन रिप्रेजेंटेटिव को नोटिस दे दिया, तो बाद में फॉरेन कंपनी ये नहीं बोल सकता कि नोटिस इनवैलिड है। अगर फॉर एक क्वेश्चन आता है सर, आ सकता है कभी भी देखने को मिल सकता है कि फॉरेन कंपनी बोला कि भाई नोटिस इनवैलिड है, मेरे को तो मिला ही नहीं है। भाई हमने सर्व कर दिया ना नोटिस, तुम्हारे इंडियन रिप्रेजेंटेटिव जो तुमने सेक्शन 380 में नाम दिया था, अब जाके देखना वहाँ पे नाम देना होता है फॉरेन कंपनी को, तो हमने उसको भी दे दिया ना, तो ये सर्व माना जाएगा। ठीक है सर, मैंने नोट्स में इसकी वर्डिंग इंग्लिश में लिखी हुई है, लॉग लैंग्वेज लिखी है, आप चेक कर लेना, मैंने बता दिया, मैंने कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर करूँगा आपका। सर इसमें यही लिखा गया, हाँ सर इसमें इसको वाहियात बोलता हूँ, ज़्यादा कुछ है नहीं, बस यही बोला गया है, कहते नहीं एक तीर से दो निशाना, मैंने शांतनु को दिया तो ये डीम माना जाएगा, सर्व होना चाहिए सर, ऐसा नहीं मैंने दे दिया उसको सर्व ही नहीं हुआ सर, उसको सर्व होना चाहिए, मिल जाना चाहिए, तो ये डीम माना जाएगा कि मैंने फॉरेन कंपनी को भी नोटिस दे दिया। ठीक है सर, सही था सर, सेक्शन छोटा था, हाँ सर सेक्शन छोटा था सर। अगला सेक्शन सर, सेक्शन सर अभी हमने क्या क्या किया सर, हमने 381, 382, 383 किया सर, अब है 384। सर ये क्या है सर, सर हेडिंग लिखो पहला, डिवेंचर्स एनुअल रिटर्न। देखो कुछ नहीं है, ये सेक्शन बहुत सिंपल है, बट मेरे को पता नहीं क्यों इसमें क्वेश्चन पूछे नहीं जाते जल्दी, बट मेरे को फील आता है क्या पता आने वाला हो। रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस, ठीक है। अब देखो सर, मैंने आपको कुछ बताया था, मैंने आपको ये बताया था सेक्शन 379 में कि कौन कौन से एक्ट फॉरेन कंपनी में लगते हैं, तो सर कहते नहीं है, ये बोल के इसने ये दिखा दिया, मतलब कहने को तो बोला कि 382 से 386 लगते हैं, बट 382 to 386 ना, इसमें एक सेक्शन आया 384। अब 384 में सर क्या बता दिया फॉरेन कंपनी को, फॉरेन कंपनी को ये बता दिया कि भाई डिवेंचर्स, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस,
ये आप लिखना सर, यही सब पॉइंट्स है, बताता हूँ क्या है। CSR इंक्वायरी बता रहा हूँ क्या क्या है, और ये कुछ नहीं है, सेक्शन सिंपल सा है, देख लो क्या है। इंक्वायरी, इंस्पेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन। और सर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 128, और सर एनुअल रिटर्न, दैट इज MGT 7, और AOC 4, दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। AOC 4 दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर कुछ नहीं बोला सर, सिंपल सी ये बात बोला है, एवरी फॉरेन कंपनी शैल फॉलो द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। कौन कौन से सर? ये सारे, मतलब कोई फॉरेन कंपनी है ना, अगर उसने डिवेंचर इशू किया ना, तो उसको ये फॉलो करना पड़ेगा। सर इसका सेक्शन क्या है सर? सेक्शन 71 फॉलो करना पड़ेगा, मतलब डिवेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना पड़ेगा, कैसे डिवेंचर्स इशू करते हैं, डिवेंचर ट्रस्टी डिवेंचर इशू को सिक्योर करता है। तो ये सारे प्रोविजंस अगर किसी फॉरेन कंपनी ने इंडिया में किया ना, तो ये सारे सेक्शन लेंगे। रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस लेंगे। चार्जेस क्या होता है? इंडिया में कोई एसेट पे चार्ज क्रिएट हुआ इंडिया के बिजनेस पे, सर सब ये इंडियन वाले हैं, इंडिया पे अगर इंडिया पे किसी एसेट पे चार्ज क्रिएट हुआ, तो चार्ज वाले सेक्शंस आपको कंप्लाई करने पड़ेंगे फॉरेन कंपनी को। क्या फॉरेन कंपनी को सर CSR भी करना पड़ेगा? यस, इंडियन ऑपरेशन रिगार्डिंग CSR भी करना पड़ेगा इंडिया में। सर CSR थोड़ा याद दिलाना सर, CSR क्या होता है बताता हूँ। इसमें सर 3 क्राइटेरिया होते हैं सर। टर्नओवर अगर 1000 करोड़, नेटवर्थ 500 करोड़, नेट प्रॉफिट 5 करोड़। सर तीनों साथ में सर? नहीं सर, और सर मेरे को ये लगता है किसी दिन क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि फॉरेन कंपनी है, उसका नेटवर्थ 501 करोड़ है, क्या उसको भी CSR करना है? तो सर पहले तो को पता होना चाहिए कि CSR में क्या क्या क्राइटेरिया होता है। तो इसलिए मैंने आपको ये देखो, ये बुक में नहीं है, बट ये आपको आइडिया होना चाहिए सर CSR कब होता है, CSR कब अप्लाई करना पड़ता है। तो टर्नओवर आपका 1000 करोड़ हो, नेटवर्थ आपका 500 करोड़, या नेट प्रॉफिट एक्सीडिंग 5 करोड़ हो सर, और है कुछ भी एक हो जाए ना, तो कंपनी को क्या करना? CSR करना पड़ता है। क्या सर फॉरेन कंपनी भी CSR करेगी? सर करना पड़ेगा सर। तो फॉरेन कंपनी को सर क्या करना? CSR का प्रोविजन अप्लाई करना पड़ेगा सर। सेक्शन 135 होता है CSR का। सर ये क्या है सर? सर ये तो सर हमको पता है, इंटर पढ़ा, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस पढ़ा था हमने, डिवेंचर भी इंटर का पढ़ा हुआ है, CSR भी सर इंटर का पढ़ा हुआ है। सर ये क्या? इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, इन्वेस्टिगेशन। सर ये हम पढ़ेंगे सेक्शन 206 से 229 कंपनीज एक्ट का। हमारे 3-4 चैप्टर के बाद यही चैप्टर है सर। ये क्या होता है? ये होता है सर, कंपनी में अगर कुछ भी खुशबू आती है ना कि ये कंपनी फ्रॉड करने वाला है या फ्रॉड करने जा रहा है, तो हम उसको ना, या कंपनी ने कुछ इन्फॉर्मेशन ROC ने मांगा, कंपनी नहीं दिया, और ROC ने इंक्वायरी किया, फिर ROC ने इंस्पेक्शन किया बुक्स का, फिर ROC ने इन्वेस्टिगेशन चालू किया, फ्रॉड हो चुका है या फ्रॉड होने वाला है, तो क्या ये सर, अगर फॉरेन कंपनी सर फ्रॉड करेगी तो ROC के पास पावर है कि उस पर भी इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, इन्वेस्टिगेशन कर सकता है? यस। तो सेक्शन 206 टू 229 भी इंक्वायरी, इंस्पेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन फॉरेन कंपनी पे हो सकता है। तो सर ये सब नाम याद रखना सर, रट्टा नहीं मारना सर, याद लॉजिकली याद रखना। अगर फॉरेन कंपनी ने डिवेंचर इशू किए तो सेक्शन 71 फॉलो करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज करना पड़ेगा, कोई भी एसेट क्रिएटेड इन इंडिया पर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस लिया तो CSR भी फॉलो करना पड़ेगा। क्वेश्चन आ सकता है, मेरे को ज़्यादा चांसेस है यहाँ पे, क्योंकि ना ये ऐसे लिमिट लगा के दे सकता है कि नेटवर्क आपका ये हुआ, क्या फॉरेन कंपनी को CSR है फॉलो करना पड़ेगा? यस सर, फॉलो करना पड़ेगा। क्या फॉरेन कंपनी पे इंक्वायरी हो सकता है? कांड करोगे तो भाई इंडियन को नहीं छोड़ते हम, तो तुम फॉरेन हो, हम तो और अच्छे से इंक्वायरी, इंस्पेक्शन करेंगे तुम्हारी। इंडिया में लूट थोड़ी मचा दोगे, पहले से थोड़ी ना है। क्या प्रोविजन ऑफ सेक्शन 128 भी फॉलो करना पड़ेगा? यस सर, बताना पड़ेगा इंडियन ऑपरेशन में क्या आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर AS है या नहीं है। जैसे हमने पिछले पढ़ा था अकाउंट्स में, तो ये भी प्रोविजन फॉलो करना पड़ेगा, जो ये आप यहाँ पे लिख भी दिया इसने। सर एनुअल रिटर्न, MGT 7, AOC 4, ये सभी सबमिट करना पड़ेगा। यस, फॉर बिजनेस ऑपरेशन, जो हमने पीछे देखा कि ऑडिटेड अकाउंट स्टेटमेंट सबमिट करना पड़ता है विद इन 6 मंथ। तो ये सब भी सर सिंपल ये बोला है सेक्शन में कि डिवेंचर, एनुअल रिटर्न, रजिस्ट्रेशन चार्ज, सेक्शन 128 CSR, ये सब भी फॉरेन कंपनी को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है सर, बस सेक्शन 384 में इतना ही था, लिटरली इतना ही था, बुक खोल के देखना इतना ही है। तो बस मेरे को लग रहा है कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेंगे, ये यहाँ से ऐसे क्राइटेरिया दे देगा, क्या फॉरेन कंपनी ने इंडियन बिजनेस ऑपरेशन, इंडियन बिजनेस के लिए डिवेंचर इशू किए, उसने सेक्शन 71 का कंप्लाई नहीं किया क्योंकि वो फॉरेन कंपनी थी, भाई करना पड़ेगा। इंडिया में डिवेंचर इशू किया, करना पड़ेगा। इंडिया के एसेट पे चार्ज क्रिएट हुआ, करना पड़ेगा। इंडिया में अगर ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई हुई, CSR एप्लीकेबल हो जाएगा। कांड करोगे, इंस्पेक्शन इंक्वायरी हो जाएगा। प्रोविजनल सेक्शन 120 भी अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एज पर इंड AS 2 एंड फेयर व्यू बनाना पड़ेगा।
एनुअल रिटर्न सबमिट करना पड़ेगा, MJT-7 सबमिट करना पड़ेगा, तो ये सभी फॉरेन कंपनी को लगेगा। तो सर मजाक वाली बात नहीं हो गई, सेक्शन 379 बोलता है कि 382 386 लगेगा सिर्फ, और 384 बोलता है भाई ये सभी सेक्शन लगेंगे। तो सर यही तो मज़ा है, सेक्शन के अंदर सेक्शन घुसा रहा है ये, ऐसे निकाल के देता। हाँ सर ये अब ये याद रखना, आपको इतना डीप में नहीं जाना है, बस आपको नाम पता होना चाहिए कि ये सब लगेगा। और ये मैंने बता दिया कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ये मैं आपके नोट्स में दूंगा। सर 384 इतना ही था, हाँ सर इतना ही था, ठीक है सर। सर 385 फिर एक वही है सेक्शन 384, तो मैं इंपॉर्टेंट समझता हूँ सर। सेक्शन 385 सर ये क्या सर, अब देखो ये भी लिंकेज 380 से है सर। लिंकेज कहाँ काम देखा, अब लिंक करेंगे चैप्टर को। सर लिंक कहाँ का दिखा हमने, सर हमने 380 में सर ये दिखा कि ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट किया था, उसी को नोटिस सर्व हुआ, तो डीम माना जाएगा कि फॉरेन कंपनी को ही सर्व हुआ। सर 380 में सर है ना, फॉरेन कंपनी आई और 30 डेज में अपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए, ये हमने पढ़ लिया सर। सर याद रखना, ROC के पास जा रहे हो ना तो कहते नहीं है कुछ लेके जाना पड़ेगा, मतलब इन रुपीज अमाउंट फीस, तो यही बोल रहा है सर। ROC हर चीज़ का फीस लेता है सर, चाहे कोई डॉक्यूमेंट्स हो, कुछ डॉक्यूमेंट छोड़ दो तो ROC हर चीज़ का फीस लेता है। तो यहाँ पे यही बोला है, फॉरेन कंपनी तुम ROC पास जा रहे हो तो कुछ लेके जाओ। सर कितनी फीस, मतलब ये जो डॉक्यूमेंट्स 380 वाले हैं उसको हमने क्या कर रहे हैं सर, सेक्शन देखो पहले हेडिंग क्या बोल रहा है। सेक्शन का हेडिंग ये बोल रहा है सर, फीस फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। कौन से डॉक्यूमेंट सर, सर 380 वाले, ये याद रखना। वो जो 6 डॉक्यूमेंट्स पढ़े ना, याद रखना सर, 6 नाम याद होना चाहिए, 6 ही पढ़ाया मैंने, भूलना मत। 6 नंबर का अगर आ गया, 6 नंबर नहीं आएगा, 4 नंबर आया तो ये 6 तो लिख के आना, 1 2 को लगा देना अपने हिसाब से, बट 6 तो लिख के आना सर, ठीक है सर। सर फीस क्या लिखा गया सर, 50,000 नहीं सर, 20,000 नहीं सर। सर फिर सर बस इतना यहाँ लिखा गया, बस इतना याद रख लेना, फीस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। सर इसका मतलब सर जब भी देखो, जब भी प्रिस्क्राइब लिखेगा ना, मतलब ये आपको बोल रहा है भाई हमसे मत पूछो, मतलब इस सेक्शन से मत पूछो, तुम जाओ रूल्स में, ठीक है। हमने गया सेक्शन बोला, सेक्शन फीस क्या होगा, सेक्शन 385 लिखा कि फीस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। हम भाई बोले यार तुम भी भगा दिए मेरे को, हम गए प्रिस्क्राइब मतलब रूल्स के पास गए, बोले रूल्स फीस कितना होगा, ये बोला एज मे बी नोटिफाई बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। भाई कोई बताया ही नहीं किसी को, तो यहाँ पे यही बोला गया हमारी जो फॉरेन कंपनी है ना उसका हम हाल लिख के बताएंगे, कुछ भी हो सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड, यहाँ पे कोई फिक्स अमाउंट नहीं बोला, मतलब सिंपल 385 पास गए भाई फीस बता दो कितनी लगेगी, ये बोला कि भाई मेरे को नहीं पता एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, इतना यही लिखा गया। प्रिस्क्राइब पे गए भाई रूल्स फीस बता दो, रूल्स बोला भाई मेरे को नहीं पता एज मे बी नोटिफाई बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जितना नोटिफाई करेगी उतना ही होगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कोई फीस नोटिफाई नहीं किया है। तो इससे इंटरप्रिटेशन क्या निकलता है, इंटरप्रिटेशन ये निकलता है कि फॉरेन कंपनी आई, हम उसका टर्नओवर उसका मान लो 2,000 करोड़ है, तो हम उससे मांग लिए 10,000 फीस। मान लो उसका टर्नओवर 50,000 करोड़ है, तो हम बोल दिए भाई तू 5 लाख फीस। तो यहाँ पे बस इंटरप्रिटेशन ये निकलता, कुछ फिक्स अमाउंट अभी नहीं डिसाइड हुआ है। तो यहीं पे ये बोला रूल्स, लॉ सेक्शन ने रूल्स पे भेज दिया, रूल्स ने बोल दिया, ये बस याद रखना सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई फ्रॉम टाइम टू टाइम, सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है सर। फीस में भी नोटिफाई बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है सर, रूल्स में लिखा गया सर ये। ओके सर, सर ये तो हो गया सर। सर 385 इतना था, यस सर, बस इतना याद रखना, अमाउंट्स डिस्क्राइब नहीं है, नोटिफाई फ्रॉम टाइम टू टाइम हो सकता है सर, ठीक है सर। सी सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या हो सर, ROC MC वाला साइट वेबसाइट वो नोटिफाई करेगा फ्रॉम टाइम टू टाइम। सर ये तो 385 तो बहुत ईजिली समझ आ गया। हाँ सर, आज का लास्ट सेक्शन, आज ऑलरेडी वीडियो लंबा हो चुका है बट कोई बात नहीं, मैंने फर्स्ट सेक्शन में ज़्यादा टाइम दिया क्योंकि वो इंपॉर्टेंट था और आपने देखा भी कि अच्छा खासा 5-6 पेज मैंने उसे डिस्क्राइब किया था। सर ठीक है, लास्ट करा तो सर जल्दी हो जाएगा आज। सर सेक्शन 386, सर ये क्या है सर, सर यहाँ पे बोला गया है इंटरप्रिटेशन। सर ये क्या होता है सर, ये तो ना IPCC में कुछ पढ़ा था, इंटरप्रिटेशन वर्डिंग का कुछ था। हाँ सर, यहाँ पे ना कुछ
कुछ वर्ड्स में ना सर डिस्प्यूट चल रहे थे सर, कुछ वर्ड्स को रिगार्डिंग लेके ना डिस्प्यूट थे, तो लॉ ने क्या किया, एक सेक्शन इंट्रोड्यूस कर दिया 386। इसमें कुछ नहीं है सर, इसमें ना 3 वर्ड के रिगार्डिंग, 3 वर्ड सर, 3 ही वर्ड याद रखना, 3 वर्ड को लॉ ने ना थोड़ा डिफाइन किया सर। किसको सर? डायरेक्टर सर, और सर सर्टिफाइड सर, और भी सर है, हाँ सर 3 वर्ड बताया सर, 3 वर्ड सेक्शन 386 3 वर्ड। डायरेक्टर डिफाइन किया, सर्टिफाइड डिफाइन किया सर, और सर प्लेस ऑफ बिजनेस में कुछ इंक्लूड किया, बताऊंगा अभी सर। क्या इंटरप्रिटेशन आया सर? देखो सर क्या था, हम जो बोलते हैं ना कि सेक्शन 380 में हमें डायरेक्टर्स की डिटेल्स देनी होती है, तो सपोज मान लो अल हबीबी था, वो कहाँ की सर? दुबई। मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, ठीक है सर। क्यों क्यों इसको बोला गया, डायरेक्टर का इंटरप्रिटेशन क्यों डिफाइन किया, बताऊंगा क्या डिफाइन हुआ सर। दुबई में जो भी डायरेक्टर्स होते हैं ना, एग्जांपल है सर, दुबई में डायरेक्टर है ना, हम उनको बोलते हैं जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं। एग्जांपल सर, ये इंटरप्रिटेशन एग्जांपल क्या क्यों आया गया, क्योंकि किसी कंट्री में हुआ होगा, डायरेक्टर कुछ और बोलते होंगे। तो सपोज मान लो दुबई में डायरेक्टर को हम सिक्योरिटी गार्ड बोलते हैं, तो सर हमने पढ़ा था सर 380 में ना डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते डायरेक्टर्स के। तो सर दुबई के पास आया कि भाई डायरेक्टर्स के डिटेल सबमिट करने हैं, तो इसने क्या किया, 6 सिक्योरिटी गार्ड का नाम सबमिट कर दिया। उसने 6 सिक्योरिटी गार्ड लगाए थे, और उसी पास आया तो ये देखा यार तो सिक्योरिटी गार्ड लग रहा है, नाम से डिटेल से कुछ है ही नहीं दिन दिन। तो हम गए अल हबीबी, भाई ये तुमने क्या दे दिया? तो अल हबीबी बोला भाई तुमने तो लिखा कि डायरेक्टर डिटेल, हमारे यहाँ डायरेक्टर सिक्योरिटी गार्ड को डायरेक्टर बोलते हैं, इसका नाम डायरेक्टर मान लो, सिक्योरिटी गार्ड नहीं, ये डायरेक्टर है। तो कंपनीज एक्ट ने बोला कि भाई डायरेक्टर को ना डिफाइन करना पड़ेगा, कि लोग डायरेक्टर मतलब समझते कि कोई नेम है, और हर कंट्री में डायरेक्टर कुछ अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। तो यहाँ पे ना कंपनीज एक्ट ने यहाँ पे ना कुछ डेफिनेशन दिया डायरेक्टर कौन होते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या हुआ सर, एनी पर्सन इन अकॉर्डेंस विथ whose direction or instruction of company is provided। मतलब देखो, अब अल अभी बोले भाई डायरेक्टर वो नहीं होता है, तुम्हारे यहाँ डायरेक्टर मतलब कुछ भी हो, डायरेक्टर मतलब ये होता है, मतलब कोई भी पर्सन जो डायरेक्शन दे रहा हो कि कंपनी कैसे रन करेगी। हमें पता है ना कि कंपनी रन कौन करता है, मैनेजमेंट रन करता है। तो हमें यहाँ से ये कंपनी ने जानबूझ के डायरेक्टर डिफाइन किया, क्यों डिफाइन किया, इस रीजन की वजह से कि हर कंट्री में ना डायरेक्टर मतलब अलग है। फ्रांस में डायरेक्टर मतलब मान लो जो कुक है उसका नाम डायरेक्टर होता था, उसको हम डायरेक्टर बोलते थे। जर्मन में मान लो कुछ और होता था, ठीक है। तो इसने कंपनी ने बोला कि भाई डायरेक्टर मतलब वो हुआ जो डायरेक्शन दे रहा हो और इंस्ट्रक्शन दे रहा हो, कंपनी को प्रोवाइडेड कर रहा हो कि हाउ कंपनी विल रन, या जो मैनेजमेंट की पॉलिसी बना रहा हो। तो यहाँ पे सिंपल ने ना लॉ ने बस ये बोल दिया डायरेक्टर भाई ये होता है। अब वाले बोलता अच्छा भाई ये बोलना चाहिए ना तुम्हें। तो इसने ना 6 फिर 5 डायरेक्टर का नाम दिया जो कंपनी में पॉलिसी मेकिंग डिसीजन मेकिंग करते थे। तो लॉ ने क्लियर किया डायरेक्टर मतलब, ये इंटरप्रिटेशन था सर। ठीक है सर। सर सर्टिफाई मतलब क्या था सर? देखो ये मेन इंपॉर्टेंट क्या था सर, डायरेक्टर के लिए आया था। सर्टिफाई मतलब कुछ नहीं बोल दिया, सर्टिफाई मतलब ये बोला सर, कोई भी करेक्ट स्टेटमेंट। जब हमने सर्टिफाइड ट्रांसलेशन कराना पड़ता है इंग्लिश में, तो सर्टिफाई मतलब बोल दिया कि सर्टिफाई मतलब होता है करेक्ट स्टेटमेंट। मतलब तुम्हें अगर सर्टिफाई कराना होता तो उसका मतलब हो रहा है सर तुम करेक्ट स्टेटमेंट दे रहे हो, बस इसमें ये बोल दिया। ट्रू एंड फेयर, ट्रू मैनर में दे रहे हो सर। सर सर्टिफाई मतलब ये हुआ, हाँ सर कंपनी एक्ट ने बोला कि जो भी करेक्ट स्टेटमेंट दे रहे हो ना उसका मतलब ये सर एमसीक्यू के लिए हो सकता है कि सर्टिफाई मतलब क्या, तो करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, मैंने इसको लिखा है, एक लाइन का है, कुछ नहीं है। सर्टिफाई मीन्स सर्टिफाइड इन प्रिस्क्राइब मैनर टू बी करेक्ट कॉपी और करेक्ट ट्रांसलेशन। ठीक है सर। सर लास्ट प्लेस ऑफ बिजनेस, इसको मैं यहाँ पे लिखाता हूँ सर, इसको थोड़ा सा लिंक करूँगा बस 2 मिनट सर। सर इसको लिंक करूँगा मैं सेक्शन 242 से, और यहाँ पे मैं कल मैं क्वेश्चन करवाऊंगा ये क्यों क्यों लाया गया, घुमाने के लिए लाया गया हमें। सर क्या लाया गया बताता हूँ। हमने यहाँ पढ़ा था डेफिनेशन, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड कहाँ सर, आउटसाइड इंडिया। ठीक है सर, और क्या था सर, हैविंग प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। इन इंडिया। सर और क्या था सर, सर 3 चीज होता था याद रखना, एंड कंडक्ट बिजनेस एक्टिविटी। मतलब तीनों साथ होती है तब वो क्या होती है, फॉरेन कंपनी।
अदरवाइज कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया, अगर वो बाहर में नहीं हो तो। ठीक है सर, ये तीनों हो गई। सर कुछ नहीं किया गया, ये जो प्लेस ऑफ बिजनेस है ना, प्लेस ऑफ बिजनेस, इसमें दो वर्ड्स इंसर्ट किए कि इस प्लेस ऑफ बिजनेस में ये भी आएगा। पहले डिस्प्यूट था कुछ, जो हैविंग प्लेस ऑफ बिजनेस है ना, इसमें बोला गया अगर किसी कंपनी का शेयर ट्रांसफर और शेयर रजिस्ट्रेशन, या मान लो शेयर हटा दो, रजिस्ट्रेशन ऑफिस, ठीक है सर, शेयर ट्रांसफर ऑफिस और रजिस्ट्रेशन ऑफिस। सर ये क्यों लाया गया? सर डिस्प्यूट था, मान लो ये दुबई की कंपनी थी, ये शेयर में डील करती थी, इसने ना न्यू दिल्ली में एक ब्रांच खोला जो शेयर में था, और ये ब्रांच है ना बस शेयर के ना रजिस्ट्रेशन करते थे। तो सर बहुत सारे डिस्प्यूट हुए कि सर ये रजिस्ट्रेशन कर रहा है, कोई सेल परचेज नहीं हो रहा है, तो क्या सर ये प्लेस ऑफ बिजनेस है? सर बस ये ब्रांच खोल के रख दिया है और बस रजिस्ट्रेशन हो रहा है। तो लॉ ने बोला कि देखो भाई, मैं एक इंसर्ट करके डिस्प्यूट हटा रहा हूँ, प्लेस ऑफ बिजनेस में आज से शेयर ट्रांसफर ऑफिस, जो भी शेयर वो शेयर नहीं 50-50 वाला शेयर, मतलब ये इक्विटी वाला शेयर्स, ये जो शेयर ट्रांसफर ऑफिस है, मान लो कोई आदमी आया, ये दुबई में कुछ शेयर थे, इसने यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाया, तो बस लॉ ने ये बोला कि ये जो शेयर ट्रांसफर ऑफिस है ना, ये भी अब प्लेस ऑफ बिजनेस में होगा। तो सर ये जैसे इंटरप्रिटेशन ये लाया गया ना, इसके पास बस लगातार 2 क्वेश्चन इस पर पूछ दिया गया कि कंपनी का ऐसे ऐसे बिजनेस इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया हुई है और उसका न्यू दिल्ली में ना शेयर ट्रांसफर ऑफिस है। तो बस आपको ये पता होना चाहिए कि प्लेस ऑफ बिजनेस में ना अब 2 वर्ड इंसर्ट किया गया है कि प्लेस ऑफ बिजनेस में अब शेयर ट्रांसफर ऑफिस और रजिस्ट्रेशन ऑफिस भी प्लेस ऑफ बिजनेस माना जाएगा। तो बस पहले अटेम्प्ट ने पूछ दिया आफ्टर इंटरप्रिटेशन कि शेयर ट्रांसफर ऑफिस है, और सेकंड ने पूछ दिया रजिस्ट्रेशन ऑफिस है। तो बस ये इंटरप्रिटेशन आते ही कंपनी ने ये दोनों क्वेश्चन लगातार दाग दिए। तो हमें ये पता होना चाहिए प्लेस ऑफ बिजनेस में अगर कोई आदमी रजिस्ट्रेशन भी करवा रहा है अपना इंडिया में और उसका किसी कंपनी का प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है, तो ये भी प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया का पार्ट माना जाएगा और ये भी फॉरेन कंपनी माना जाएगा। बट वो बिजनेस एक्टिविटी करनी चाहिए, मतलब वो ठीक है यहाँ पे अंदर आ रहे लोग, बंदा पॉइंट है, ये आके उनका नाम लिख रहा है, रजिस्ट्रेशन हो रहा है। ऐसा नहीं है कि बस कंपनी खुली हुई है, कोई आ नहीं रहा है, कोई जा नहीं रहा है, एटलीस्ट आनी तो चाहिए और नाम नोट होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ठीक है सर, ऑल डन सर। सर आज तो वीडियो बड़ा हो गया होगा, कोई बात नहीं, कल हम सर कल करेंगे। आज का हमारा सर हमने पढ़ा 381 से 386 अच्छे खासे सेक्शन कवर किए हैं, 6 सेक्शंस कवर किए अप्रॉक्स। ठीक है, 6 सेक्शन कवर किए, रूल्स कवर किए आज हमने। आज से क्लास थोड़ा इंपॉर्टेंट था, अच्छे खासे पॉइंट्स थे। सर इंपॉर्टेंट सेक्शन क्या आते हैं, मैं इंपॉर्टेंट सेक्शन बताता हूँ। हमने 381 पढ़ा, 382 पढ़ा, नेम एंड अकाउंट्स वाले पढ़ा। एक मैंने इंटरप्रिटेशन पढ़ा, उसमें डायरेक्टर का आ सकता है कभी भी, क्योंकि शेयर ट्रांसफर ऑफिस और रजिस्ट्रेशन ऑफिस दोनों एग्जाम में लगातार पूछ दिए होंगे। मैं अब क्वेश्चन डिस्कस करूँगा वो सभी लूँगा। ठीक है सर, और क्या पढ़ा हमने? सर्व ऑफ नोटिस पढ़ा, ये एमसीक्यू पूछ सकता है कि इंडिया वाले को नोटिस दिया, फॉरेन कंपनी बोला बाद में कि हमने नोटिस ही नहीं मिला। भाई वो तुम जुड़े हुए तारो। ठीक है सर, कल क्या पढ़ेंगे? कल हम पढ़ेंगे 387 से चैप्टर कंप्लीट करेंगे पूरा, और टाइम मिले तो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे पूरा, स्टडी मैट के टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू सर।